आपने बताया कि एट प्रेजेंट जैसे राकेश जी जो स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते थे तभी 2000 बैगर 2500 एक्स जो उन्होंने टाइटन में कमाया वो सब था पहले। तो व्हाई डू यू से कि एट प्रेजेंट कोई भी मल्टी बैगर में 1000x 2000x नहीं कमा पाएगा? तो इसको ऐसे समझो कि उस टाइम पे मान लो इन्फोसिस है, राइट। उसको अगर कैपिटल चाहिए कि बिजनेस एक चल रहा है, अब कैपिटल की बुक आ जाती है जब आप 50 करोड़ के रेवेन्यू पे पहुंच गए, 100 करोड़ पे पहुंच गए। उस टाइम रेवेन्यू नहीं थे, तो आप उठाओगे कहाँ से पैसा? स्टॉक मार्केट वाज वन ऑफ द ओनली रिजॉर्ट्स अवेलेबल एट दैट स्केल। What are the top 3 red flags that you see in DRHPs of companies that make you feel कि यार ये कंपनी में भी मेरे को पैसा नहीं लगाना है? कहीं वहाँ पे अपने ही खानदान के लोग तो नहीं बिठा दिए गए जैसे फिजिक्स वाला। यूजुअली ये लोग कितने परसेंटेज फीस लेते हैं? तो बेसिकली देखो सिंपल सा है, जितना ज़्यादा रिस्क है आईपीओ में उतना ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल ओला इलेक्ट्रिक का नंबर देखोगे आपको मिलेगा 300 करोड़ के आसपास इन्होंने दिया था मर्चेंट बैंकर्स को। एंड वोडाफोन आइडिया का एफपीओ हुआ था, राइट। उस पर लगभग कितनी होती है CEOs और इनकी सैलरीज? हर जगह लगे यार। देयर आर आल्सो सीईओ जो कि साल का 150 करोड़ बनाता है। प्री मार्केट प्रीमियम जो है वो कैसे फिगर आउट होता है कि ओके इतने वैल्यू का भी GMP होगा ये स्टॉक का, एंड वो डिसाइड कैसे होता है? यार बहुत कुछ होता है उसमें। जीएमपी इज़ अ वेरी वेरी डर्टी इंडस्ट्री। ये कड़वा सच तो ये पहली बात तो यार कि आईपीओ जब होता है ना किसी भी कंपनी का होता है, आपको ये देखना अच्छे खासी कॉल लगनी शुरू हो जाती है राजकोट में बैठे बड़े बड़े ब्रोकर्स। एंड वो क्या करते हैं? Which has been your best stock bet in the last? सुजलॉन एनर्जी एट पीक 70% में एंटायर पोर्टफोलियो वो सुजलॉन। कौन सा एक ऐसे कंपनी है या स्टॉक है जो आप अभी बुलिश हो? दैट इज कॉल्ड India is currently the fastest growing large economy in the world. And if you want to take real benefit of this growth story, investing in Indian businesses and companies is non-negotiable. Whether you're already investing in markets or just starting your investing journey, Grow is one of the platforms to do it. Grow's interface is very clean and intuitive. Here you can trade stocks, mutual funds, ETFs, IPOs, bonds, even commodities, all from one app. Portfolio tracking is also very structured. You can see performance, understand sector allocation, and get a complete breakdown of your investments in just a few tabs. And because of this simplicity and trust, Grow has become India's largest stockbroker today. Check out the Grow app today for more details and stay tuned for this entire episode of Conversation with Kushal. एट प्रेजेंट जैसे राकेश जी जो स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते थे तभी 2000 बैगर 2500x जो उन्होंने टाइटन में कमाया वो सब था पहले। बट अभी आप बोल रहे हो ये टाइप के नंबर्स कमाना बहुत मुश्किल है। सो व्हाई डू यू से कि एट प्रेजेंट कोई भी मल्टी बैगर में 1000x 2000x नहीं कमा पाएगा? यार नहीं हो सकता। इसको ऐसे समझो कि उस टाइम पे मान लो इन्फोसिस है, राइट। उसको अगर कैपिटल चाहिए कि बिजनेस एक चल रहा है, अब कैपिटल की बुक आ जाती है जब आप 50 करोड़ के रेवेन्यू पे पहुंच गए, 100 करोड़ पे पहुंच गए, राइट। उस टाइम रेवेन्यू नहीं थे। उस टाइम कोई प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर होता नहीं था इंडिया में। उस टाइम वीसीज नहीं हो सकते थे। उस टाइम फैमिली ऑफिसेज नहीं होते थे। तो आप उठाओगे कहाँ से पैसा? स्टॉक मार्केट वाज वन ऑफ द ओनली रिजॉर्ट्स अवेलेबल एट दैट स्केल कि हाँ मुझे 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ 500 करोड़ चाहिए। उस टाइम पे वही बड़े नंबर्स होते थे। तो रिजल्ट उस टाइम आदमी जल्दी जाता था। इसको ऐसे समझो, अभी अबन कंपनी का आईपीओ हुआ था कुछ टाइम पहले, राइट। तो फाउंडर्स के जो शेयर का वेटेड एवरेज जो प्राइस है दैट इज समथिंग 0.1 समथिंग, ठीक है। एंड देयर आर आल्सो इन्वेस्टर्स जिनके शेयर का प्राइस इज समथिंग लाइक 200 समथिंग। मतलब इसका एक मतलब तो ये बनेगा जो लोग बोलेंगे कि फाउंडर्स ने देखो लोगों को क्या मतलब चूना लगाया, मतलब कि अपने मतलब कहते हैं 5% अपनी शेयर होल्डिंग बेच रहे हैं, क्या वैल्यू थी क्या बन गई एटसेट्रा और निकल गई। बट दैट इज नॉट द केस। पॉइंट इज वैल्यू कहां से बननी शुरू हुई थी? वहां से 200 गुना वैल्यू ऑलरेडी बन चुकी है। अब आप खुद सोचो कि एक कंपनी है जो कि ऑलरेडी से मैं अर्बन कंपनी बात नहीं कर रहा, मान लीजिए कंपनी है ऑलरेडी $10 बिलियन का मार्केट कैप है उसका, राइट। और हम बोलते हैं यहां से 200 गुना होगी आने वाले 10 साल में। हम उसका क्या वैल्यूएशन लगा रहे हैं? 200 गुना पे इट बिकम्स लाइक $2 ट्रिलियन, राइट। इज इट पॉसिबल इन अ कंट्री जिसका शायद 10 साल बाद हमारा पूरा जीडीपी शायद होगा से 12-13 ट्रिलियन डॉलर, आई एम अज्यूमिंग, राइट। $2 ट्रिलियन की कंपनी, इधर नॉट पॉसिबल। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इट्स मैथमेटिकली नो मोर पॉसिबल कि वो जो पहला जो 200x था ना वो ऑलरेडी किसी और ने कैप्चर कर लिया। एंड यहाँ मैंने 200x का एग्जांपल दिया। देयर आर आल्सो केसेस जहाँ पे ऑलरेडी 1000x हो जाता है, 2000x ऑलरेडी हो चुका है वो बाय द टाइम कंपनी आईपीओ आ रही है। मामा अर्थ का हुआ, पेटीएम का हुआ, जोमैटो का हुआ, और भी बहुत सारे हुए। इन सब केसेस में वो सब जर्नी ऑलरेडी कैप्चर हो चुकी है। उसकी मलाई किसके पास गई फिर? जब हम तक आई, हम तो मतलब कि किसी के एग्जिट ऑप्शन बने, तो बीच की मलाई किसने खाई? देयर वाज अ टाइम जब उसको पैसा चाहिए था तो उसने किसी एंजल से पैसा उठाया। तो वहां पे उसको फाउंडर को मान लीजिए ₹1 पर शेयर पे मिला है, तो ये जो एंजल है उसको वेटेड एवरेज होगा, उसका कॉस्ट मान लीजिए ₹5 होगा। फिर बाद में आता है आपका जो आपका सीड इन्वेस्टर, उसके बाद उसने शायद ₹8 पे लिया होगा। फिर उसके बाद आपका आता है सीरीज ए का इन्वेस्टर जिसने शायद ₹30 पे शेयर लिया होगा। फिर उसके बाद आता है आपका सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी, सीरीज डी। फिर आता है शायद आपको प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर आप ले आओगे, ग्रोथ स्टेज का कोई प्लेयर आप ले आओगे।
बाद में जब आईपीओ फाइनल करने आओगे तब तक शायद कोई सोवरेन वेल्थ फंड आ जाएगा, वो आके आपका शेयर ही खरीद रहा है 500 पे, फाउंडर का ₹1 पे अगर शेयर है, इसका 500 पे, मतलब 500x की जर्नी तो ऑलरेडी हो गई। वो पूरी जर्नी आपकी बनी नहीं है। अब जो 500x पे जो आया है वो भी देखिएगा कि यार मैं कम से कम 800x वाले पॉइंट पे मतलब कि आईपीओ हो तो मेरा कुछ बने। अब 800x का मतलब ये है आप उसकी 800x वाले प्राइस पे एग्जिट आप प्रोवाइड कर रहे हो, बीट अस एज रिटेल इन्वेस्टर्स और द म्यूचुअल फंड्स और द इंश्योरेंस और वॉट एवर, राइट, ऑल दी अल्ट्रा HNIs जो भी है। अब यहां पे आके जब 800x पे जब हो रहा है, आर वी रियली एक्सपेक्टिंग कि कंपनी यहां से और 200 गुना हो जाए? हो सकती है, लेकिन वो टाइम फ्रेम फिर बहुत अलग दिखेगा। वो आने वाले 50 साल में शायद होगा या शायद 100 साल में होगा, हमें नहीं पता। एंड 100 साल बाद हमें भी नहीं पता हम में से कितने लोग यहाँ होंगे या फिर ये कंपनीज भी होंगी या नहीं होंगी। आई होप सब रहें, बट हिस्ट्री ये कहती है कि अगर आप कोई भी इंडेक्स देखोगे, हर 20 साल में उसके सारे जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो 90% चेंज हो जाते हैं। मतलब निफ्टी 50 के अगर आप कंस्टिट्यूएंट्स आप देखोगे और 20 साल बाद जब देखोगे उसमें 90% प्लेयर्स चेंज हो चुके होंगे। तो यार कहाँ 100 साल बाद की हम बात करें, 50 साल की बात करें। सो इट इज इम्पॉसिबल टू कैप्चर दैट जर्नी एनी मोर, क्योंकि अब बहुत सारे इंटरमीडिएट्स आ गए हैं जो देते हैं। एंड एक और चीज़ है, स्पीकिंग टू अ लॉट ऑफ फाउंडर्स इन आवर ट्रेड, राइट, बहुत सारे फाउंडर्स है जो आईपीओ जाना नहीं चाहते हैं, उनके पास रास्ता नहीं होता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? आईपीओ जाने से क्या होता है, हर दिन की मेहनत है, हर दिन आपको लोगों को आंसरेबल रहना है, प्लस रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन नॉट डू, नॉट जस्ट इन प्रोफेशनल लाइफ, बस पर्सनल लाइफ में भी यू कांट बी सीन इन अ पर्टिकुलर वे, राइट। आप जरा सा अपना पैसा कहीं खर्च करो, पहले उस पर न्यूज बनेगा कि इसने तो पैसे निकाल लिए होंगे, राइट। आपके पास जितना पॉजिटिव प्रेस आता है कि हाँ इस आदमी ने इंडिया में लिस्ट किया, आपका शेयर प्राइस जरा ऊपर नीचे हुआ ना, वहां पे नेगेटिव प्रेस भी बन जाएगा। लोग ये बात करने लग जाते हैं यार ये तो कंपनी डूब रही है यार, इसको शेयर प्राइस देखो 30% डाउन हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे बिजनेस में, लेकिन लोग वही बना देते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ अदर चैलेंजेस आईपीओ के साथ आते भी हैं, बट वो करना पड़ता है क्योंकि यार आपको जो अभी इतने इन्वेस्टर्स जो आपके पास आ गए उनको भी तो एक एग्जिट आपको देना है, एंड उसके लिए आपका ऑप्शन बचता नहीं है बियॉन्ड अ पॉइंट। सो दैट इज व्हाट द जर्नी इज अबाउट। पहले जब राकेश जी जब लेते थे और वो 200 गुना बनाया उन्होंने, क्रिसिल में बनाया या फिर टाइटन में बनाया एटसेट्रा, वो तब पॉसिबल था। अब राकेश जी की जगह और बहुत सारे लोग आ चुके हैं, तो हम जो राकेश जी हैं आज के ज़माने के हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी बहुत लेट आती है जनरली। लकीली ऑफ कोर्स एंजल इन्वेस्टिंग इन अदर वेन्यूज बन गए हैं, उनमें इन्वेस्ट करो तो शायद कल को कोई पॉसिबिलिटी बने, बट डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में जाकर किसी को लगता है कि वो पॉसिबल है, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी रेयर। तो आईपीओ में इन्वेस्ट करने के पहले आप DRHP, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, बहुत डीपली स्टडी करते हो, और मैंने आपके काफ़ी सारे वीडियोस भी देखे, रील्स देखे, जहाँ पर आप ब्रेक डाउन करते हो कि कौन सी कंपनी क्या गलत कर रही है उनके DRHP पढ़ के। सो इफ़ आई कैन आस्क यू, व्हाट आर द top 3 red flags that you see in DRHPs of companies that make you feel कि यार ये कंपनी में भी मेरे को पैसा नहीं लगाना है? And here I also want you to break down case by case and we'll discuss case studies of few companies कि कौन से DRHP के कैटेगरी में कौन से कंपनी ने क्या गलत किया है। श्योर यार, बेसिकली मैं एक चीज कह देता हूँ कि 3 रेड फ्लैग की बात मत करो। रीजन बीइंग रेड फ्लैग किसी में 40 भी हो सकते हैं और 40 के 40 मटेरियल भी हो सकते हैं। व्हाट मैटर्स मोर इज कि आदमी को पता होना चाहिए कि डीआरएचपी में देखना क्या है। ऐसे जो डीआरएचपी किसी का 500 पेज का, किसी को 700 पेज का होता है, आदमी देख के बोलता है भाई कैसे पढ़ेंगे। जस्ट उसके पहले सॉरी, सो जस्ट एकदम लेमन टर्म्स में डीआरएचपी होता क्या है और ये डॉक्यूमेंट लोग कैसे देख सकते हैं? देखो डीआरएचपी क्या होता है, आपका एक जैसे होता है ना कि कुशल जी की शादी हुई तो उनका बायोडेटा बनता है, घर वाले बनाते हैं, फिर भेजा जाता है। अब बायोडेटा का एम क्या होता है कि आप कुछ भी झूठ नहीं बोलोगे, ठीक है, सब कुछ वहां कवर कर दोगे, बेसिक जो भी है, ठीक है। अब सेम चीज होता है आपका स्टॉक मार्केट का। अगर कोई लिस्टिंग कर रहा है, कुशल की लिस्टिंग है, तो बेसिकली सेबी के नॉर्म्स हैं कि आपका आगे पीछे जो भी है सब कुछ यहां बताना पड़ेगा, ठीक है। आप कुछ छुपा नहीं सकते, सब कुछ यहां बता दो। फिर सेबी का काम है ये इंश्योर करना। लोग बोलते हैं ना सेबी ने इतनी हाई वैल्यू पे आईपीओ क्यों नहीं दिया, वो काम नहीं है सेबी का। सेबी का काम एक ही है, टू इंश्योर कि सब कुछ डिस्क्लोज किया कि नहीं किया। डिस्क्लोजर में कहीं ऐसा तो नहीं कुछ छुपा दिया या कुछ घुमा दिया, कोई नंबर के डेफिनेशन चेंज कर दिए। जैसे होता है कि ओयो का डीआरएचपी वापस भेजा गया था, राइट। और भी कई आईपीओ में ऐसा हुआ है कि डीआरएचपी वापस भेज देती है। डिजिट का जब आईपीओ हुआ था तो उससे वापस भेजा गया था। सो वो सारी चीज सेबी करती है टू इंश्योर कि भैया डॉक्यूमेंट जब फाइनल आया उसके अंदर सब कुछ कवर्ड है कि नहीं, कि कोई भी इन्वेस्टर अगर पढ़ना चाहे इन्वेस्ट करने के पहले उसको कंपनी में सब कुछ इस डॉक्यूमेंट के अंदर सत्य वचन मिल जाना चाहिए। दैट इज अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड डीआरएचपी। अब इसको ड्राफ्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहले आप ये फाइल करते हो सेबी के पास, सेबी उसे अप्रूव करती है, फिर आपको इसकी परमिशन मिल जाती है कि यार आप जब ड्राफ्ट आपने फाइल किया, हो सकता है 4 महीने पहले किया हो, लेटेस्ट जो भी इंफॉर्मेशन है, कोई नंबर अपडेट्स हैं, तो आप उसको फिर आरएचपी बोल के आप आईपीओ के जस्ट पहले फाइल करते हो और फिर आईपीओ करते हो। दैट इज अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड डीआरएचपी। अब
इसके अंदर बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, जो मैं कह रहा था 600-700 पेज का ये पूरा डॉक्यूमेंट बन जाता है, बट एक्चुअल में आप देखो इसमें काम का मटेरियल हार्डली 150 पेज का होता होगा, 100 पेज का होता होगा। बाकी सब इस बेसिकली एक स्ट्रक्चर बन गया है टू इंश्योर कि कोई भी चीज मिस ना हो जाए, तो वो वैसा बनता है। ठीक है, आदमी को ये समझ में आना चाहिए कि वो 150 पेज में भी क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, कब देखना है, कैसे देखना है, कहाँ पे सवाल पूछने, कहाँ पे नहीं पूछने। फॉर एग्जाम्पल कुछ सेक्शंस हो, जैसे आपने 3 रेड फ्लैग्स बोले ना, मैं आपको 3-4 एरियाज बता दूं जो देखने बहुत जरूरी होते हैं। नंबर 1 इज कि कितना बिजनेस या ट्रांजैक्शंस इनके रिलेटेड पार्टी में हो रहे हैं। कि बहुत बार ये होता है कि कंपनी प्रमोटर की दूसरी कंपनी को चला रही होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ओला इलेक्ट्रिक को देखते हैं, वो साइजेबल बिजनेस देता है ओला कैब्स को या उससे लेता है, दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, वो उसको स्कूटर बेच रहा है, वहां से उसकी सेल आ रही है, सेल बताने के लिए फिर वो बनता है कि देखो हमारी ग्रोथ इतनी हो रही है, पर ग्रोथ वहां से आती है शायद। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सेम होता है ओला मैप्स नाम से एक कंपनी है, जो एक सेपरेट कंपनी है, उसकी मैप सर्विसेज ओला का जो स्कूटर आता है उसके ऊपर जो एक टैबलेट लगा होता है उसके अंदर यूज होती है, उसके लिए उसको पे करते हैं। अब वो प्राइस सही डिटरमिन है नहीं है कैसे पता आपको, हर चीज आपको स्टडी करनी पड़ती है। उसके लिए बेसिकली रिलेटेड पार्टी का जरूर देखो कि व्हाट पार्ट ऑफ द बिजनेस इज कमिंग फ्रॉम और बीइंग गिवन टू दीज पीपल, दैट इज वन। अदर चीज ये देखो कि यार रॉयल्टी वगैरह का क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मारुति सुजुकी का एग्जाम्पल देता हूँ। आईपीओ के हिसाब से वो सही एग्जाम्पल नहीं है कि वो तो बहुत बड़ी कंपनी है, बट ये बहुत कंपनीज में आपको देखने को मिलेगा कि उनका जो, अब कहने को सरकार का नियम है कि रॉयल्टी अगर कोई प्रमोटर ले भी रहा है अपनी कंपनी से, रॉयल्टी का कॉन्सेप्ट क्या होता है आप ये जानते हैं? मैं या सेल बेसिकली जो भी सेल्स हो गए एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स वो प्रमोटर ड्रॉ करेगा, राइट? एंड वो इसलिए होता है कि प्रमोटर ये कहना है कि ये जो ब्रांड है वो मैं ओन करता हूँ एंड ये ब्रांड मैंने बनाया है, उसकी गुडविल पे अगर बिजनेस को फायदा हो रहा है तो मैं देता हूँ। सेम ऐसी जैसे रॉयल्टी होती है वैसी एक और चीज होती है, उसको बोलते हैं टेक्निकल फीस। कि अगर फॉर एग्जाम्पल प्रमोटर का कोई और बिजनेस है जो कि जिसके थ्रू यहाँ पे टेक्निकल फीस दी जा रही है, उसके बल पे बिजनेस बना है तो वो दी जाती है। अब सेबी के नॉर्म कहते हैं 5% ऑफ द टर्नओवर से ऊपर नहीं हो सकता, उसके ऊपर है तो इसको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की तरह देखा जाए, जिस पे और दूसरे लफड़े हो जाएंगे। तो 5% तक का कैश आप बेसिकली निकाल सकते हो टेक्निकली, राइट? अब इंटरेस्टिंग बात ये है, और मैं आपको ये कहूं कि 5% का मतलब ये होता है कि ये तो रेवेन्यू का 5% है, नेट सेल्स का 5%, राइट? प्रॉफिट का तो ये कितना भी हो सकता है। मारुति सुजुकी ने FY25 के अंदर जितना भी नेट प्रॉफिट कमाया उसका 36% जापान भेज दिया सुजुकी को। 36% नेट प्रॉफिट। मोर इंपॉर्टेंटली आज से 15 साल पहले मारुति सुजुकी पर गाड़ी जो रियलाइजेशन करती थी, राइट, वो वहां से हार्डली थोड़ा सा बढ़ा है। लेकिन जो रॉयल्टी पर गाड़ी अगर आप मेजर करोगे ना, ये आपको खुद ड्राइव करना पड़ेगा, और आप करोगे तो रियलाइज किया यार तो 6 गुना हो गया यार। ऐसी क्या वैल्यू एडिशन करी है सुजुकी ने, मारुति सुजुकी के लिए, जापान वाली सुजुकी ने इंडिया की लिस्टेड मारुति सुजुकी के लिए, कि यार पर कार मारुति सुजुकी जो कमा रही है वो नहीं बढ़ा, लेकिन जो रॉयल्टी पर कार दी जा रही है वो 6 गुना हो गई, राइट? सो दीज आर थिंग्स जो कि आपको आईपीओ वाली कंपनीज में भी देखने को मिलता है। सो वो देखने का होता है। फॉर एग्जाम्पल अगेन ओला के एग्जाम्पल देते हैं, राइट? ओला के केस में द ब्रांड ओला इज नॉट ओन्ड बाय ओला इलेक्ट्रिक और बाय ओला कैब्स, इट इज बेसिकली ओन्ड बाय अ प्राइवेट व्हीकल ओन्ड बाय द फाउंडर भावेश अग्रवाल। अब इस केस में लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज भावेश ने इस पे कोई पैसे नहीं लिए। मैं यूजुअली बुराई करता हूं उनकी, बट यहां पे तारीफ कर रहा हूं कि इस केस में अगर आप देखो तो यहां पे पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। ये भी डीआरएसपी में देखने का काम होता है कि पहली बात ब्रांड कौन ओन करता है, नंबर 2 क्या उसके लिए पैसे लिए दिए जा रहे हैं, नंबर 2 कितने दिए जा रहे हैं, पता चले कि बहुत सारे वहां चला गया। अब इसको ऐसे समझो कि आपका बिजनेस नेट लॉस में है, लेकिन रेवेन्यू तो हुआ है, रेवेन्यू की एक परसेंटेज तो जाएगा फाउंडर को, और जो दिया जा रहा है वो एज एन एक्सपेंस वो भी लॉस को बढ़ा रहा है। ऐसी चीजें भी होती हैं। सो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रैक कि रॉयल्टी वाला तो कुछ नहीं है। सिमिलरली एक और चीज देखने का होता है, एक चीज बोलते हैं सेंटर्स ऑफ प्रॉफिट। हर बिजनेस में कुछ ऐसे पोजीशंस होते हैं जहां से बेसिकली कैश पूरा मैनेज, कैश मतलब कि पैसा मैनेज होता है, पैसे का फ्लो, राइट? जहां से पैसा डाइवर्ट भी किया जा सकता है अगर कोई उल्टा सीधा आदमी हो तो। कहीं वहां पे अपने ही खानदान के लोग तो नहीं बिठा दिए गए हैं, जैसे फिजिक्स वाला। फॉर अ नंबर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ पोजिशंस ऑफ प्रॉफिट, पोजिशंस ऑफ मनी, वहां पे उनकी फैमिली के लोग बैठे हैं। एक फाउंडर की सिस्टर है, मैं बुराई नहीं कर रहा फिजिक्स वाला की, मैं खाली आपको मटेरियल फैक्ट्स बोल रहा हूँ जो सीबी में, जिनको डिस्क्लोज भी करना पड़ता है बाय द वे, कि एक पे इनकी कजन सिस्टर बैठी है, एक पे इनकी सिस्टर बैठी है, एक पे इनकी जिया जी बैठे हैं, एक पे दूसरे वाले फाउंडर की मदर इज चीफ ऑफ स्टाफ, वैसे है, राइट? सो मैं नहीं कह रहा बुरी बात है। अब मैं भी अगर अपना बिजनेस बनाता हूँ, राइट, मैं हो सकता है अपनी फैमिली के कुछ लोगों को अपने आसपास रखूं कि इट हेल्प्स, नो डाउट अबाउट इट, और हो सकता है वो अपने काम में अच्छे भी हों, बट
इट इज समथिंग दैट दी पीपल शुड नो कि भाई हर बार एग्जामिन करना है कि ये आदमी अपना काम ठीक से तो कर रहा है, यहाँ पे तो कुछ लैप्स नहीं हो रहा, वो हमेशा आपको देखना पड़ेगा। एंड दैट इज समथिंग जो आपको डीआरएसपी देख के पता चलेगा। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रैक। सिमिलरली एक पेज आता है वहां पे जिसमें लिखा होता है, पेज मतलब एक सेक्शन होता है विच इज ऑल द रिस्क फैक्टर्स, कि क्या क्या है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसमें आप पूरा आप देखो कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स वहां पे मेंशन्ड है, क्या नहीं है, कैसे चल रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट दैट। एक और चीज जो वेरी इंपॉर्टेंट है देखने की इज कि यार इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है ऑन द डेट साइड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी एक आईपीओ आने वाला है जिसका नाम लेने से मुझे किसी ने मना किया तो मैं नहीं लूंगा, बट बेसिकली आईपीओ आने वाला है। उन्होंने क्या किया है, आईपीओ के जस्ट पहले दे, अब यूजुअली ऐसा होता नहीं कि डीआरएसपी फाइल करने के बाद और आईपीओ के पहले कोई जाके अलग से बड़ा डेट रेज करे, क्योंकि नंबर सारे अलग हो जाएंगे ना। बट उस कंपनी ने भी कर लिया। मैं नाम भी ले लेता हूँ, इंफ्रा डॉट मार्केट, ठीक है, जो कि हेला नाम से मिली कंपनी है, ऑफिशियल नेम, ट्रेड नेम, और उसका भी आईपीओ आने वाला है। तो अब उनका कहना है कि हमारे जो पहले का जो लोन्स ऑलरेडी चल रहे थे हमने उनको रीफाइनेंस करने के लिए लिया। बट पॉइंट इज इट्स रेयरली सीन कि डीआरएसपी फाइल करने और इसके जस्ट पहले किया गया, तो इट बिकम्स अ मटेरियल कंसर्न। ये भी आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि रीफाइनेंस के लिए और कोई कहानी है, राइट। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें होती है जो देखना बहुत जरूरी है। अलग चीज एक और जो देखने की हो जाती है इसकी डेट जो लियो किस इंटरेस्ट रेट पे लिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ओला ने कई ऐसे डेट उठा रखे हैं, एक अल्टीरिया कैपिटल नाम से एक है और एक और से लिया हुआ है, क्योंकि 17-18% पे लिया है ओला इलेक्ट्रिक ने। 17-18% पर कोई लोन ले रहा है, वो हेल्दी लोन तो नहीं है, आप भी जानते हो। इसका मतलब है सामने वाला देख के दे रहा है भाई ये बहुत रिस्की वाला झोल है। ऐसा आप क्या बिजनेस बना रहे हो कि भैया आपके बिजनेस को जो अंडरराइट कर रहा है, जो लोन दे रहा है, वो इतना रिस्की समझता है, लेकिन एक शेयर होल्डर को रिस्की नहीं लगना चाहिए। अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं इन दी आईपीओ तो मेरे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। सो मैं इस तरह से बड़ी लिस्ट लगा सकता हूं, जैसे रेड फ्लैग्स 40 हो सकते हैं, एंड ईच ऑफ दीज कुड बी वेरी मटेरियल। इंपॉर्टेंट इज यार हर चीज देख के आपको समझना पड़ता है कि यार ये रेड फ्लैग है नहीं है। बहुत बार ऐसे भी होता है, अब जो रिस्क फैक्टर की एक लिस्ट आती है, राइट, कुछ फाउंडर्स करते हैं बड़े कमाल का काम। फाउंडर्स नहीं करते, उनके मर्चेंट बैंकर्स करते हैं जो पूरे बनाते हैं। वो बोलते हैं कि यार लोगों को लगे कि रिस्क फैक्टर्स में कुछ भी लिख दो और वो पढ़े ना, या फिर सीरियसली ना ले। वो क्या कहते हैं, रिस्क फैक्टर की लिस्ट ही बना देते हैं 40 की, हर छोटी छोटी चीज लिख दी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे फाउंडर की कॉलेज की डिग्री नहीं मिल रही है, ये लिखा होता है। ये कहाँ का रिस्क फैक्टर है यार, वो आदमी बिजनेस चला रहा है, उसका पैन कार्ड है, जीएसटी है, 15 साल से बिजनेस कर रहा है, डज इट मैटर टुडे, बट ये लिखा होता है। अब इसके ऊपर एक पैराग्राफ चला गया ना, राइट। अब जो आदमी ये पढ़ रहा है, फिर अगला पैराग्राफ ऐसे ही आ रहा है, कुछ भी इमटेरियल सा, तीसरा आ रहा है, आदमी क्या पढ़ना छोड़ देगा, कौन पढ़ेगा, कुछ भी नहीं है, सब सही है, राइट। इस तरह की चीजें भी होती हैं। सो बहुत सारी इस तरह की न्यूआंसेस होती हैं जिसमें बोले कि घुमाया जाता है। बेसिकली एज आई सेड, सेबी का काम है टू इंश्योर करना ये कुछ छुपाए ना, लेकिन उसको कैसे लिखना है ये देखा जाता है। अब यहीं पे जैसे मर्चेंट बैंकर्स का रोल होता है, वैसे लीगल कंसल्टेंट्स भी आते हैं। लीगल कंसल्टेंट आप देखना अच्छे से जो आईपीओ होते हैं, राइट, उसमें बहुत मोटी मोटी फीस इनको दी जाती है। वाई? टू इंश्योर दैट जो नेगेटिव चीजें भी हैं जो आईपीओ में जो लिखा जा रहा है, वो ऐसे लैंग्वेज घुमाई जाती है कि आपको लगे ना कि इतनी कोई बड़ी बात है। सो वहां पे आते लीगल वाले, ठीक है, वो लोग उसको पूरा वेट करेंगे, लाइन बाय लाइन चेंजेस करते हैं, वो सब भी होता है। नाउ हाउ टू इंश्योर दैट यू अंडरस्टैंड एवरी सिंगल थिंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वहीं पे इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बार ये भी होता है देखने का कि यार ये जो मर्चेंट बैंकर आ रहा है, जो कि बेसिकली इस पूरे आईपीओ को मैनेज कर रहे हैं, 2-3 जो बैंक्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, राइट, इनका कोई पास्ट रिलेशनशिप तो नहीं है इसके साथ, ये भी इंपॉर्टेंट होता है देखना। सो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। तो मर्चेंट बैंकर्स का क्या रोल होता है एग्जैक्टली, और इस पे थोड़ा डीप डाइव करोगे कि कैसे कुछ आई कंपनीज इंसेंटिवाइज करते हैं मर्चेंट बैंकर्स को, सो दैट दे आल्सो गेट द हाईएस्ट वैल्यूएशन एंड उनका भी एग्जिट अच्छे से लॉक इन हो सके। देखो इसको ऐसे समझो कि यार जब मान लीजिए आपने एक कंपनी बना ली, तो वो बड़ा हो गया, सब कुछ हो गया, अब आप आईपीओ करना चाहते हो, राइट। नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोसेस दैट इज नॉट योर बिजनेस। आपका बिजनेस नहीं है कि मैं वो लीगैलिटीज में फॉलो करूं, सब कुछ करूं एटसेट्रा, और मैं कंपनी को आईपीओ लेके जाऊं। सो यू हायर अ मर्चेंट बैंकर फॉर दैट पर्पस। उनके 2 काम होते हैं, दे आर बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। इन्वेस्टमेंट बैंकर का क्या काम होता है, चाहे वो आईपीओ के लिए हो, किसी के लिए भी हो, इट्स दैट नंबर 1 टू मेक यू इन्वेस्टमेंट रेडी, राइट, टू इंश्योर करना कि आपका हर एक कंप्लायंस सेट हो, आपके बारे में क्या क्या, आपके बिजनेस की पूरी बाल की खाल निकालना, समझना हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, क्या खराब चल रहा है, सब कुछ निकालना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में बहुत मशहूर है कोटक वाले। कोटक वालों का डीडी बहुत खतरनाक होता है, ऐसा मैंने सुना है, राइट, कि वो खुद के ऐसी चीजें निकाल लेते हैं जिसके बाद वो कई बार आईपीओ से मना भी कर देते कि हम तो नहीं करेंगे, जेएम वालों से करा लो, इससे करा लो, फलाना ढिमकाना। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा कि जेएम वाले खराब काम करते हैं, मैं बता रहा हूँ कि ऐसे सुना है मैंने कोटक वाले कि वो बहुत क्लियर होते हैं, हम नहीं करेंगे, राइट।
सो दीज थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ द मर्चेंट बैंकर्स जॉब. देन सब कुछ जब वो समझ लेते हैं तब वो फिर क्या करते हैं, मल्टीपल लोग आके बोलते हैं कि यार हम आपके बिजनेस का ये वैल्यू लगाते हैं, हमें कॉन्फिडेंस है कि हमारा जो इन्वेस्टर बेस है जो हम पे ट्रस्ट करके आप पे इन्वेस्ट करता है, किसी कंपनी इन्वेस्ट करता है, हम उसको ये वाला वैल्यूएशन पे तो आपको हम करा सकते हैं. सो वहां पे आगे फिर बेसिकली जो फाउंडर्स होते हैं या फिर जो भी मैनेजमेंट है उसके जो कोर जो बोर्ड है बेसिकली वो क्या करता है, ठीक है हमें ये 3 हमें बैंकर्स अच्छे लग रहे हैं, इनके आगे काम करते हैं. तो वहां पे बेसिकली अपने बैंकर आप फाइनल करते हो, उनमें से एक या दो को, कई बार आप ज्यादा भी बैंकर सब रखते हो, एक या दो को बनाते हो लीड बैंकर. की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसकी है, ठीक है. मोस्ट ऑफ द आईपीओ अंडरराइट करना इसका काम है, वैसे करके पूरा ये शुरू होता है. अब उस आदमी का काम है टू इंश्योर कि ये जो डीआरएसपी का पूरा कंस्ट्रक्शन है वो पूरा वो देखते हैं, टू इंश्योर कि फाउंडर को छुपा ना ले जो कल को जाके फट जाए, राइट. हर चीज करना, उसके अंदर जो भी चीजें आनी है हर चीज बेस्ट से बेस्ट फॉर्म में आए, कुछ भी उल्टा सीधा ना निकल जाए, उल्टा सीधा तो उसको कैसे उसे डिलीवर करना है कि वो इतना उल्टा सीधा ना लगे, हर चीज उनका काम है. एंड पैरेलली टू फाइंड द बायर्स फॉर दिस आईपीओ. सो फॉर एग्जाम्पल अगर म्यूचुअल फंड्स हमें ढूंढने हैं, एंकर इन्वेस्टर्स हमें ढूंढने हैं, सोवरेन वेल्थ फंड्स लाने हैं, उसके लिए रोड शोज कराना. रोड शो का मतलब क्या हुआ कि बेसिकली मैं बोल रहा हूँ फाउंडर को कि यार लंदन में जाके हम मीटिंग्स करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, तुम चलो. ये नहीं कि भाई आप रोड पे निकलो जीप लेकर कैसे कर रहे हो, वो सब नहीं होता. बहुत लोग को वो सब भी लगता है, वो सब नहीं होता. इज दैट यू आर इंश्योरिंग कि यार जगह जगह जो इन्वेस्टर बेस है मैं उसके दरवाजे इस फाउंडर के लिए मैं खोल रहा हूँ या इस प्रमोटर के लिए मैं खोल रहा हूँ, वहां जाके इसको मिलवा रहा हूँ, वो सब मर्चेंट बैंकर करता है. अब इस दौरान में बहुत बार फिर सामने से डिसएग्रीमेंट आते हैं. फॉर एग्जाम्पल फोन पे का आईपीओ हुआ, राइट, डीआरएचपी आया, सब कुछ हुआ. अब उन्होंने बैक कर लिया ये बोल के कि यार ऑफिशियल वर्ड्स ये हैं कि भैया वॉर हो गया है, सीन बहुत खराब है, मार्केट्स डाउन जा रहे हैं, अभी क्या करें. बट बहुत लोग ये भी कह रहे हैं, मेरे को जो पता चला इज दैट बेसिकली एसबीआई जो है और भी कैसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो वैल्यूएशन नहीं देने को राजी थे. उनका कहना था कि यार आपका $12-15 का बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन नहीं बनता, हम 700 पर नहीं दे सकते. बट एसबीआई इन्वॉल्व कहां से हुआ इस स्टेज पे, अभी तो आईपीओ नहीं आया ना. तो एसबीआई को बोला क्यों स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, बिकॉज मर्चेंट बैंकर एसबीआई से कनेक्टेड है, वो एसबीआई को उसका एक्सपोजर दे रहा है एंड उसे बोल रहा है वुड यू वांट टू पॉसिबली एक्सप्लोर इन्वेस्टिंग इन द एंकर बुक में, उसके लिए मैं आपको दे रहा हूं, हम ये वाली वैल्यूएशन कमांड करना चाहते हैं $10 बिलियन की, 12 की, 15 की, आप करना चाहोगे क्या. फिर सामने वाला फिर उसमें बता रहा है कि नहीं यार मैं तो 6-7 के ऊपर इसको नहीं देखता हूँ, या फिर हाँ ठीक है यार चलो ठीक है 9 पे कर लेंगे. फिर मर्चेंट बैंकर बनाते हैं नहीं यार 10 के नीचे तुम करेंगे नहीं. बट अगर सामने वाले को वैल्यू अच्छी मिलती है तो वो डील कराता है, एंड जब पूरी डील वगैरह हो जाती है, सक्सेसफुल आईपीओ हो जाता है, तो बेसिकली मर्चेंट बैंकर को एक फी मिलता है. तो जो टोटल फंड रेज हुआ है उसका एक परसेंटेज यहाँ पे उसको दिया जाता है. मीनवाइल बहुत बार ऐसे भी होता है, ऐसे क्लॉजेस भी होते हैं कुछ केसेस में कि यार अगर कल को हम आईपीओ करते हैं और वहां पे अगर बायर्स नहीं आ रहे, पूरा सब्सक्रिप्शन तो क्या करोगे. तो बहुत बार जो ये अंडरराइट कर रहे हैं, इसलिए इसको अंडरराइटर्स भी बोलते हैं, जो ये आईपीओ जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, कई बार ये क्लॉजेस ऐसे भी डालते हैं कि बॉस अगर नहीं आया तो वी विल बी पुटिंग इन द मनी टू इंश्योर दैट आईपीओ फ्लोट्स, विल एंड अप बिकमिंग एन इन्वेस्टर. वो भी होता है. कुछ केसेस में वो पहले ही थोड़ा पैसा अपना डालते हैं टू कन्विंस द अदर नेट ऑफ इन्वेस्टर्स दैट वी हैव सो मच कन्विक्शन, हमने यहाँ पैसा डाला हुआ है. सो ये सब काम होता है मर्चेंट बैंकर का होता है. यूजुअली ये लोग कितने परसेंटेज फीस लेते हैं? यार सबका अलग अलग है. अगर आप यही एसएमई आईपीओ साइड पे जाओगे, राइट, सो दिस नंबर कैन बी समथिंग क्लोज टू से 5-6% ऑफ द आईपीओ, विच इज सिग्निफिकेंट. अगर आप बड़े वाले बेस पे जाओ, बेसिकली देखो सिंपल सा है, जितना ज्यादा रिस्क है आईपीओ में उतना ज्यादा होगा. फॉर एग्जांपल ओला इलेक्ट्रिक का नंबर देखोगे आपको मिलेगा 300 करोड़ के आसपास इन्होंने दिया था मर्चेंट बैंकर्स को. एंड वोडाफोन आइडिया का एफपीओ हुआ था, राइट, उस पर लगभग 280 करोड़ मतलब की शायद दिया गया था. बट परसेंटेज कितना होगा ये? यार इट कैन वेरी. यूजुअली जो मैंने देखा है इट्स लेस देन 2% यूजुअली. बट अगर रिस्क ज्यादा है तो 3% भी ज्यादा. जैसे यार ओला इलेक्ट्रिक आप देखो, जितना मुझे याद है नंबर, इट्स नॉट ऑफ 3%. एंड देयर हैव बीन केसेस जहां पे 4-4.5% तक भी दिया गया. अब क्योंकि ये डीआरएसपी में डिस्क्लोज नहीं होता, आइडियली डिस्क्लोज में बड़ा मजा आता है. क्यों? इट्स वन शॉट आंसर कि कितना रिस्की इन्वेस्टमेंट है. कि मर्चेंट बैंकर को खुद मिलेगी उतना लगता है कि यार ये आईपीओ करना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए ज्यादा कमीशन बनता है मेरा. एंड इसमें आपने बताया कि लोगो जो होते हैं मर्चेंट बैंकर्स के वो राइट में प्लेस्ड होते हैं, लेफ्ट में प्लेस्ड होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सा नाम है. तो इसका क्या थीसिस है, मतलब क्या लॉजिक है, कौन सा लोगो कहाँ पे प्लेस होता है? सो इसको आप ऐसे समझिए कि अब जैसे आईपीओ के बहुत बड़े बड़े होते हैं, राइट, सो यू नीड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स टू कम एंड सब्सक्राइब टू इट. तो अब कंपनी क्या करती है, दे हायर अ लॉट ऑफ बैंक्स, लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक्स. किसी के लिंक्स कुशल एंड उसके ग्रुप से हैं, किसी के लिंक मेरे वाले सेगमेंट से हैं, किसी का नॉर्थ इंडिया में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, किसी का साउथ में होगा, किसी का फॉरेन में दुबई में बहुत अच्छा नेटवर्क होगा कि हाँ यहाँ पे हमारे पास इतने इन्वेस्टर्स है, वो तो चलते फिरते $1 बिलियन डाल देंगे, राइट. आप मल्टीपल आप लेके आते हो.
बट देयर इज समबडी हु हैज टू लीड इट, राइट? वो आप जब चूज करते हो तो जो लीड कर रहा है उसको आप लेफ्ट में डालते हो उसका नाम. इट इज अ वेरी क्लियर साइन दैट दीज आर द पीपल हु आर द प्राइमरी अंडरराइटर्स ऑफ दिस आईपीओ. दैट इज वन. नाउ सेकंड थिंग इज, उसका इंपॉर्टेंस होता है कि आपको भी ये देखना है कि क्या वो इंडियन है या डोमेस्टिक है. जरूरी नहीं है हमेशा अप्लाई करे, बट अगर आप मार्केट के हिसाब से समझोगे तो जनरली ये देखा जाता है कि अगर वो मॉर्गन स्टैनली है या फिर अगर वो बैंक ऑफ अमेरिका है, गोल्डमैन सैक्स है, तो व्हाट रियली हैपेंस इज these are usually brought in when the promoters want to raise a lot of capital from outside. सोवरेन वेल्थ फंड से पैसा उठाना है, टेमासेक का पैसा इसमें चाहिए हमको, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का चाहिए, या फिर अदर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, या पी साइड में आपका जनरल अटलांटिक हो गया या फिर केकेआर हो गया, इनसे अगर पैसा लेना है देन यू बेसिकली नीड दीज पीपल, क्योंकि उनके लिंक्स बहुत अच्छे हैं वहाँ पे. इंडिया वालों के भी शायद बन रहे हैं क्योंकि हमारी इंडस्ट्री उतनी मेच्योर नहीं है, अभी धीरे धीरे हो रही है, राइट? डोमेस्टिक सर्किट में तो हमारे बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, तो उसके लिए फिर आप उनको लेके आते हो कि कोटक कर रहा है, या फिर आपका एक्सिस सिक्योरिटीज है ये कर रहा है, जेएम फाइनेंशियल कर रहा है, मोतीलाल ओसवाल कर रहा है. इस तरह से बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पे भी आते हैं. बट लेफ्ट या राइट उससे डिसाइड होता है. लेफ्ट पे आप सबसे लेफ्ट डालते हो जो लीड कर रहा है आईपीओ को. दैट इज हाउ इट वर्क्स. तो ऐसा कौन सा एक डीआरएचपी है जो आपने डीप डाइव किया एंड आपको कुछ बहुत ज़्यादा ही शॉकिंग मिला एंड यू डिडंट एक्सपेक्ट दैट ये भी मेरे को इसमें मिल सकता है? ऐसा कौन सा एक एग्जांपल होगा? यार सो बहुत सारे हैं, हर एक में चीज होती है. अब जैसे आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ, ठीक है? अभी फोन पे का एग्जाम्पल ले लेते हैं, रिसेंट में, राइट? फोन पे का अगर आप डीआरएचपी पूरा देखोगे तो आपको ये दिखता है कि यार कंपनी ने कितना इंटेलिजेंट काम किया है. उन्होंने बोला कि हमारा जो लेंडिंग प्लस इंश्योरेंस का कंबाइंड बिजनेस है वो 240% से साल का ग्रो कर रहा है. 240% बहुत होता है यार, आप तो ताली बजाओगे ही बजाओगे. व्हाट मैटर्स मोर इज, उन्होंने ये नहीं बताया लेंडिंग कितना है, इंश्योरेंस कितना है, कंबाइन कर दिया. वाई? अगर आप न्यूज पहले से पढ़ते हैं उसके बारे में, आपको क्या पता चलेगा कि इंश्योरेंस वाला इनसे हिल नहीं रहा है, ज्यादा बन नहीं रहा उससे. ठीक है? उन्होंने जो मचाया भी है दैट इज बेसिकली मोटर इंश्योरेंस. तो अब ये मेट्रिक आप कैसे क्रैक करोगे? दैट्स अ बिग रेड फ्लैग. यार नंबर बता क्यों नहीं रहे हो, छुपा क्यों रहे हो? एंड लेट अस बी वेरी क्लियर, डीआरएचपी इज अ पिच डॉक्यूमेंट. अच्छा कुछ भी होगा उसके पैराग्राफ आप लिखोगे, नहीं लिख रहे हो मतलब यहां कुछ तो फिर छुपाया जा रहा है. सो दैट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल. अब फिर फर्दर से मैंने फिर पर्सनली उसमें जब मैं डिग करने की कोशिश की तो मेरे को वहां पे एक नंबर दिखा, उनकी डीआरएचपी में लिखा हुआ है हमने अब तक में टोटल 1.8 करोड़ पॉलिसीज हमने बेची है. ठीक है? यार 1.8 तो बड़ा अच्छा खासा नंबर है इंडिया के स्केल पे, वेरी नाइस. बट फिर बिजनेस में क्यों नहीं दिख रहा है यार? होना चाहिए कुछ तो. बट देन मैंने ऐप खोला फोन पे का. मैं सबको बोलता हूँ प्लीज ये आप देखना, आई थिंक वो वाला कैमरा चल रहा है, प्लीज देखना. व्हाट यू रियलाइज इज, ऐप खोलना, उसमें मोटर इंश्योरेंस का एक टैब आता है, उस पर दबाना, उन्हें प्राउडली लिखा हुआ है कि 1.2 करोड़ प्लस व्हीकल्स इंश्योरेंस. मतलब क्या हुआ? 2/3 ऑफ द इंश्योरेंस, ये तो खुद ही बोल रहे हैं कि यार मोटर इंश्योरेंस हमने किया. मोटर मतलब टू व्हीलर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, टू व्हीलर के सेक्शन में आपको मिलेगा वहां पे. आप बताओ यार, टू व्हीलर इंश्योरेंस का प्रीमियम होता कितना है? कितना? 700 रुपए से लेके 1500 के आसपास होता है यूजुअली. हम्म. ये प्रीमियम इज बेसिकली यूपीआई ट्रांजैक्शन. जब आप हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ जाते हो वो नंबर आपका 20,000 बनता है. नाउ इट इज अ थॉटफुल डिसीजन. व्हेन इट कम्स टू टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपका प्रीमियम बन रहा है 50,000, 60,000 या फिर और ज्यादा. नाउ इट्स अ सीरियस डिसीजन. जब आपके 2/3 ऑफ द इंश्योरेंस अपने टू व्हीलर इंश्योरेंस के आपने बेचे हैं, राइट? नंबर वन, वो यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहे हैं एक तरीके से, सामने वाला आपसे इंश्योरेंस नहीं खरीद रहा है, नंबर वन. सेकंड, और वो आपने बेच भी दिया, उसमें आपने कितना कमाया? बहुत थिन होता है उसमें मार्जिन, कुछ रुपए, ज्यादा नहीं. उससे आपका जितना बड़ा आपका जो टेक इंफ्रा है, 25,000 लोगों की कंपनी शायद वो चला रहे हैं, उनके कॉस्ट नहीं निकल सकते उसमें, राइट? दैट इज वन. सेकेंड थिंग इज, टू व्हीलर इंश्योरेंस जो होता भी है, राइट, एक बहुत खासियत है कि सरकार का मैंडेटरी है कि यार मोटर इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा, कोई टू व्हीलर चलाएगा तो लेना ही होता है. यूपीआई ट्रांजैक्शन के बराबर, आपने फटाफट पेमेंट कर दिया, खत्म कहानी. वैसे चल रहा है. इंटरेस्टिंग पार्ट इज 60 लाख और इंश्योरेंस बचे, 1.8 करोड़ से 1.2 तो ये है, बाकी क्या है? गाड़ी के हो सकते हैं और बहुत हो सकते हैं. देखा तो पता चलता है उन्होंने एक कुंभ का इंश्योरेंस निकाला हुआ था. कुंभ हुआ था, कुंभ मेला, राइट? इट्स लाइक 11 रुपए दो, आपका कुंभ के लिए पूरा इंश्योरेंस है, मस्त आपका सेट. सिमिलरली दिवाली आई, 11 रुपए का इंश्योरेंस. दिवाली वाले पूरे जो 11 दिन का पूरा त्योहार व्योहार होता है उसके लिए आपको बेसिकली उसका नाम था फायर क्रैकर इंश्योरेंस. सर इसका भी इंश्योरेंस होता है? 11 दिन का इंश्योरेंस है, 11 रुपए में. अब 11 रुपए का इंश्योरेंस है, उसमें आपको कितना बच जाएगा? अगर आपको जो इंश्योरेंस कंपनी जिसके लिए आप ये कर रहे हो वो आपको अगर 1 रुपया भी देती है उस 11 का,
आपने मान लीजिए 10 लाख पॉलिसी बेच दी, कितना कमाया आपने? 10 लाख। 10 लाख। क्या वो फोन पे के लिए मैटर करता है? आंसर इज नो। बोलने में क्या होता है? हमने 10 लाख पॉलिसी बेच दी जी। मोर इंपॉर्टेंटली, मैं ये बहुत छोटे नंबर हैं, 10 लाख भी आ रहा है तो बहुत छोटे, कि दे हैव 65 करोड़ और सो यूपीआई यूजर्स, राइट? 10 लाख उसमें होता क्या है? 11 रुपए तो किसी भी निकाल सकते हैं। अब अगर खुद सोचो, टोटल 1.8 करोड़ इंश्योरेंस उन्हें बेचे हैं, ठीक है, 1.2 उसमें टू व्हीलर है, ठीक है, एक बार 10-10 मानते हैं कि 10 लाख आपके ये थे कुंभ वाले, 10 लाख ऐसे ही आपके फायर क्रैकर होंगे, बचे कितने? आप समझ पा रहे हो मैं कहा जा रहा हूँ? रिजल्ट इज, ओवरऑल उनका जो इंश्योरेंस वाला बिजनेस है, उसका जो उनका एवरेज प्रीमियम अगर आप निकालो, वो एवरेज का नंबर नहीं देते, वो ओवरऑल प्रीमियम का नंबर दिया डीआरएचपी में, डिवाइड करो 1.8 करोड़ से, विल कम टू समथिंग लाइक 1600 रुपीज। पथेटिक, उस पर पैसा नहीं बनता है। ये हकीकत है जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, हमारा लेंडिंग प्लस इंश्योरेंस 240% से ग्रो कर रहा है जी। इंश्योरेंस का अलग से नहीं बताया। नाउ दिस इज व्हाट रिक्वायर्स यू टू अप्लाई द ब्रेन, स्पेंड सम टाइम एटसेट्रा। उनको पता है मेजॉरिटी लोग नहीं करेंगे। कितने लोग हैं जो कि भैया क्यूरियोसिटी के आउट ऑफ ऐप पे जाके देखेंगे, अच्छा है नंबर भी दिया है, उससे फिर कैलकुलेशन करेंगे, फिर देखेंगे और कौन सी पॉलिसी बेची है, अच्छा है 9 रुपए का ये वाला बेच रहे हैं, 11 रुपए का ये बेच रहे हैं, वो सब। तो दैट इज व्हाट दिस इज अबाउट। So give me one more example of a company where you felt that this is again something very shocking and ये expect नहीं किया था. एक तो फोन पे हो गया, but एक और कोई company जहाँ पर you found out that this is something which is totally mind blowing or something that you didn't expect. यार सो देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स। आप चाहो तो बोट की बात कर सकते हो। हाँ, ठीक सो है। बोट में अगर आप देखोगे तो हाँ, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिस पे मैंने कभी बात भी करी है। You अब call ये- it as the parade of glaring red flags, right? यार इट्स इंडीड अ परेड, मैं ये तो कहूंगा, ठीक है। आई हैव नथिंग अगेंस्ट अमन गुप्ता, गौरव नायर हु इज द प्रेजेंट सीईओ, और समीर हु इज द अदर को-फाउंडर, बट थिंग इज यार, आपके डीआरएसपी की मैं बात कर रहा हूँ, देयर आर लॉट ऑफ रेड फ्लैग्स, ठीक है। अब लोग बोलते हैं कि यार फॉर एग्जांपल नंबर वन इज कि कैसे मैं मान सकता हूँ कि यार आईपीओ के जस्ट 29 डेज पहले आप रिजाइन कर रहे हो, एंड फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ ऑपरेशनल रोल्स यू आर रिजाइनिंग। ये नहीं कि खाली सीएमओ सीईओ के रोल से आप रिजाइन कर रहे हो, आप नॉन एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे जा रहे हो, ठीक है, नंबर वन, जस्ट 29 डेज पहले। अब ऑफ कोर्स नैरेटिव ये बनाया जा रहा है, जगह जाके वो बोल रहे हैं कि यू नो जब धोनी ने अपने बाद कोहली के लिए जगह बनाई, कोहली ने फिर रोहित शर्मा के लिए बनाई, रोहित शर्मा ने सूर्य कुमार यादव के लिए बनाई, बट पॉइंट इज धोनी ने कभी भी विराट कोहली के लिए फाइनल के पहले वाले दिन थोड़ी ना छोड़ा था यार, राइट? सेम गोसो, कोहली ने कभी जस्ट ये नहीं कि यार वर्ल्ड कप चल रहा है, फाइनल के पहले रोहित तू आ जा यार आज तू कर, वो तो नहीं हुआ ना। एंड इट्स ऑब्वियस ऐसे नहीं होता है। 29 डेज पहले आप कर रहे हो तो देयर इज समथिंग, राइट? इट्स अ मटेरियल रेड फ्लैग, दैट इज वन वेरी बिग थिंग। सेकंड, जब पढ़ते आपको मिलता है कि यार उनके ऑडिटर ने साफ साफ बोला है कि पिछले 3 साल से बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो नंबर्स यहाँ से रिपोर्ट की जा रहे हैं वो मैच नहीं करते, ठीक है। हाँ, इंपॉर्टेंट पार्ट इज, जब मैंने ये किया अभी तो बहुत सारे लोगों ने बैकलैश किया कि नहीं वो इन्वेंट्री के नंबर होते हैं, उसमें होता है ऊपर नीचे एटसेट्रा, ठीक है, मे बी पॉसिबल, बट देन जब आरएचपी जब ये फाइल जब करते हैं एटसेट्रा, राइट, जब उसमें आता है, उसमें उन्हें खुद उन्हें बोला हुआ है दैट वी हैव रेक्टिफाइड अ लॉट ऑफ इनकरेक्ट फाइनेंशियल्स दैट वी वर रिपोर्टिंग इन द पास्ट। इट्स अ क्लियर एडमिशन की था यार इनकरेक्ट, वरना इनकरेक्ट वर्ड यूज नहीं था। एज ए सेड, डीआरएचपी इज अ पिच डॉक्यूमेंट, उसमें ये वर्ड आप नहीं डालोगे unless it is the only word that you can use, right? So that is also there. ऐसा कैसे हो सकता है कि यार अपने लेंडर्स को 3 साल से आप कुछ और ही नंबर आप बता रहे हो? It's not acceptable, right? ये वो लोग हैं जिनका पैसा आपने लिया हुआ है, so that is also there. Similarly एक चीज आती है कि यार दूसरी कंपनी की बात कर लेते हैं, इट्स कॉल्ड एस वेक्टर, स्नैपडील का पेरेंट है, उसका आईपीओ आ रहा है, राइट? सडनली मली कहते हैं लोग, मली ट्विटर पे छाने लगे, उसका डीआरएच पे आता है, पीपल आर लाइक कि बॉस कंपनी तो ग्रो कर रही है, छोटे लेवल पे है, बट देखो इनका नेटवर्थ 1 साल के अंदर डबल हो गया। लाइक इफ समथिंग इज साउंडिंग टू गुड और टू बैड, ऑलवेज डिग डीपर। तो डीआरएचपी में ये दिख गया कि नेटवर्थ डबल हुआ है, कैसे पॉसिबल 1 साल में डबल हो गया? व्हेन यू गो डीपर व्हाट यू रियलाइज इज कि यार स्नैपडील का पेरेंट जो एस वेक्टर है, राइट, इसकी 4 कंपनीज है जिनमें से एक स्नैपडील है, एक और कंपनी थी जिसका नाम था यूनिकॉमर्स, जो उससे पहले आईपीओ हुआ था, ठीक है। यूनिकॉमर्स के अंदर सॉफ्टबैंक वाज एन इन्वेस्टर अलग से, एंड डील ये थी कि एक सेट डेट तक इसका आईपीओ करना, नहीं तो एस वेक्टर को मुझसे ये शेयर खरीदने पड़ेंगे। सो इट एंडेड अप बीइंग अ लायबिलिटी ऑन एस वेक्टर। उस लायबिलिटी के कारण एस वेक्टर का जो नेटवर्थ है वो कम हो गया था। जब यूनिकॉमर्स का आईपीओ होता है, जो कि इन्होंने एस वेक्टर के पहले किया, अब सडनली आईपीओ हो गया, वो कंडीशन खत्म,
सडनली वो लाइबिलिटी रेज हो जाती है तो नेटवर्थ डबल हो जाती है. नाउ दिस इज ए न्यूआंस. लोग क्या देखते हैं, एक टेबल देखते हैं जिसपे लिखा है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में नेटवर्थ ये नंबर था, आज ये है तो डबल हो गया, तालियां. बट पॉइंट इज उसके पीछे कहानी है. ये कब पता चलेगा? व्हेन यू रीड 3 अदर सेक्शंस ऑफ द एंटायर डीआरएचपी. सो ये एक बड़ा एग्जांपल है. मैं खाली इतना कहना चाह रहा हूं कि यार डीआरएचपी में सब कुछ रिपोर्टेड है. इट्स रियली लाइक कि यार एक होता है ना कि पाताल गंगा कह लो, जो भी कह लो, सब कुछ है इस दुनिया की. व्हेन इट कम्स टू वो आईपीओ कह रहे हैं, सब कुछ उसमें लिखा होगा. बट निकालना, ढूंढना वो आपको करना पड़ता है. एंड निकालोगे तो उसमें ऐसी चीज उसमें निकल जाती है जो कि वेरी मटेरियल है. और अब सोच के देखो, नेटवर्थ डबल होना बहुत अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन उसके पीछे ये रीजन है तो इफेक्टिवली क्या हुआ? ऑपरेशनली कुछ नहीं बदला. एंड दैट इज ए वेरी बिग इनसाइट. सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रैक. एंड आई कैन गो ऑन दिस वे, और बहुत कंपनीज की बात कर सकते हैं, बट दिस इज. बट इसमें एक बात बताओ कि आपने स्टार्टिंग ऑफ द आंसर पॉडकास्ट में बताया था कि फ्यू कंपनीज बिफोर दे लिस्ट दे ऑल्सो पे इंडिपेंडेंट रिसर्च फर्म्स सम मनी टू डू अ रिसर्च, एंड ये बेसिकली अच्छा नैरेटिव आ जाता है मतलब मार्केट में. तो इस पे एलैबोरेट कर सकते हो कि क्या हुआ था एंड यार देखो, कौन से टाइप के फर्म्स होते एक हैं? सिंपल एक फर्म है जिसका नाम है रेडसीयर. ठीक है, ऐसे और भी कई फर्म्स है. रेडसीयर के इसलिए नाम दे रहा हूँ क्योंकि अगर न्यूएस्ट टेक आईपीओ जरा देखोगे ना, उसमें कुछ 80-90% शेयर इन्हीं का है. हर किसी के में यही होते हैं. आप अर्बन कंपनी उठाओ, आप किसी को भी उठाओ, ओला इलेक्ट्रिक ले लो, सबके लिए इन्होंने किया. ठीक है. अब जैसा मैंने कहा कि एक डीआरएचपी के अंदर मर्चेंट बैंकर हर तरह से वेट करता है सब कुछ, राइट, इंश्योर करता है सब कुछ में रिपोर्टेड हो. उसके अंदर एक सेक्शन आता है जहाँ पे बताते हो मार्केट क्या है भैया, जहाँ पे मैं आपकी इन्वेस्टमेंट मांग रहा हूँ. मैं तो इस मार्केट में एक प्लेयर हूँ, ब्रॉडर मार्केट क्या है, क्या इसका आउटलुक है, ये FY30 में क्या दिखेगा, 35 में क्या दिखेगा. जब मैं बोल रहा हूँ ना FY30 में क्या दिखेगा, 35 में क्या दिखेगा, इन दी एंड इट्स अ प्रोजेक्शन जिसका बेसिस कुछ भी हो सकता है. वहां पे बनता है रूम खेलने का. दिखाओ नंबर जितना बड़ा दिखाना है, राइट. ऑल यू नीड इज टू से कि ये हम नहीं कह रहे, ये वो कह रहा है. अब वो कौन है किसी को नहीं पता. तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली कंसल्टिंग फर्म्स होती हैं जिनको ऑफिशियली पे किया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है नंबर, यूजुअली 2 से 2.5-3 करोड़ 5 करोड़ रुपए तक दिए जाते हैं. ठीक है. उनका काम होता है कि बस आप हमारे लिए एक मार्केट रिसर्च रिपोर्ट बनाओ जो कि हम इसमें डालें, जिसके थ्रू हम इन्वेस्टर्स को क्लियर पिक्चर दे सके कि यार मार्केट क्या है. लेकिन आप खुद सोचो, आप रेडसीयर के आप एक एजेंसी चलाते हो, कंसल्टिंग फर्म है, दैट इज कुशल कंसल्टिंग. मेरा आईपीओ आ रहा है, मैं आपको हायर कर रहा हूँ कि यार मेरे लिए लिखो. आप ऐसा रिपोर्ट लिखोगे जो कि मेरे को घाटा करे? आप मुझे पैसे भी दे रहे हो या तो मैं तो नहीं लिखूंगा ना. ऑब्वियसली, राइट. आप मेरे खिलाफ लिखो तो मैं क्या बोलूँगा, भाई छोड़, मैं किसी और से करवा लेता हूँ. मार्केट में फर्म्स की कमी तो है नहीं. रिजल्ट क्या होता है, देयर इज अ वेरी सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. अब इसका आउटकम ये होता है कि हर आईपीओ के अंदर एक सेक्शन होता है, ये वाला जो मैंने अभी आपको बताया, उसके नंबर्स ऐसे होते हैं जिसका सर पैर मैच ही नहीं कर रहा. अगर आप 3 साल बाद देखो तो ओला इलेक्ट्रिक इज अ वेरी गुड एग्जांपल, और भी बहुत सारे हैं, आप देख लो. वो नंबर्स ऐसा लगता है कि यार मतलब अगर दिमाग लड़ाओ कैसे हो सकता है. कैसे, एक बार डीबैक करते हो. ओला इलेक्ट्रिक फॉर में एग्जाम्पल क्या वहां पे लिखा होगा कि मार्केट इज गोइंग टू बी 70% ऑफ ऑल द 2 व्हीलर्स सोल्ड इन द कंट्री विल बी इलेक्ट्रिक बाय 2030. लिख दिया. व्हाट्स द बेसिस, हाउ आर यू प्रेडिक्टिंग दिस? सरकार की पॉलिसीज चेंज होगी, सब कुछ होगा, हाउ आर यू प्रेडिक्टिंग? कुछ नहीं बताया जाता, राइट. है हमारी रिसर्च, बहुत सारी चीजें सर्वे के बेसिस पे होती है. सर्वे में किसको लिया गया है? 500 लोग थे, 5000 लोग थे, 50 लोग थे, कि मार्केट में लोग ये बोलते हैं. कितने लोग थे सर्वे में, किसको पता है? आपने लिख भी दिया कि हाँ ये 500 लोग थे. क्या उनका पैन कार्ड, जीएसटी सब कुछ लिंक करके लिया गया कि वेरीफाई हो सकता है? कुछ नहीं होता. रिजल्ट इज फिगर्स ऐसे बनते जो बहुत ही रोजी लगते हैं. मेरी गारंटी है, कोई भी ऐसा आईपीओ उठाओ जो कि खराब हुआ है, अच्छा लो चलो ठीक है, खराब वाले पर उठाओ. ठीक है. एक बार जाके उसका आप देखना जो उसके डीआरएचपी में इस वाले सेक्शन में जो चीजें लिखी थी, आप खुद एक बार पढ़ना और बोलना कि यार इन्होंने इतना बड़ा बनाया हमें. आपके मन में ये चीज आएगी सीरियसली. और साथ में फिर ये करना, जो कंपनी आईपीओ अच्छा चल गई उसका भी जाके देखना, फिर भी आपके मुंह से सेम चीज निकलेगी. रीजन, उसमें जो लिखा वो अलग ही ख्याली पुलाव है यार, वो एडअप नहीं होता है. एंड मुझे पता है उस जो कंसल्टिंग फर्म्स हैं ऐसी, उनके लोग ये शायद देख रहे होंगे पॉडकास्ट, आई एम श्योर देयर एन ऑडियंस. मैं क्लियर बोल रहा हूँ, ये कुशल के विचार नहीं है, मेरे विचार है, नंबर 1. सेकंड, आपके अगेंस्ट कुछ नहीं है यार, इट्स समथिंग दैट इज अ फैक्ट. मल्टीपल आईपीओ की डीआरएचपी उठा के आप कंपेयर कर सकते हो. बोला क्या गया था कि ये प्रोजेक्शन है हमारे, एक्चुअल में क्या होता है, इट्स ऑलमोस्ट नेवर एडिंग अप. आपको एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है. लेंसकार्ट, ब्यूटीफुल कंपनी, बहुत प्यारी कंपनी, फाउंडर इज अमेजिंग, ऑपरेशनली ग्रेट कर रही है, प्रॉफिटेबल है, ग्रेट ग्रोथ, एवरीथिंग.
बट ये वाला जो सेक्शन उनका था ये भी अगर रेडसीआर ने किया है, रिसर्च करती है सब कुछ, नंबर्स ही हैं जिसके बेस पे बेसिकली हर जगह बात हो रही है। हर कोई क्या बोल रहा है कि यार इंडिया का जो आईवेयर मार्केट है वो भी 50,000 करोड़ का है, एंड 2030 में यानी FY30 में 5 साल के अंदर दिस विल बी 1.45 या 1.5 लाख करोड़। ये नंबर आया कहां से? रेडसीआर ने दिया जी। नाउ इसको वेट करने का कोई तरीका नहीं है हमारे पास। मैं बोलता हूं है, वाई वी आर लकी कि देयर इज अ कॉम्पिटिटर कॉल्ड टाइटन आई प्लस जो कि टाटा ग्रुप का है। अब वो एक लिस्टेड एंटिटी का पार्ट है। उसके मैनेजमेंट साफ साफ बोला हुआ है कि यार मार्केट लगभग 30,000 करोड़ के आसपास का है, जो हमें लगता है आने वाले मतलब 5 साल में शुड बी समथिंग क्लोज टू 50,000 करोड़। एक आदमी बोल रहा है 30,000 करोड़ का मार्केट है वो 50,000 करोड़ का हो जाएगा, एक आदमी बोल रहा है 50,000 करोड़ का जो कि 3 गुना हो जाएगा। क्या बनाओगे आप? राइट? अब या तो वो टाइटन आई प्लस सही कह रहा है, जिसके लिए बड़ा पिक्चर दिखाना उसके लिए प्रॉफिटेबल है, उसके लिए फायदा है कि वो दिखाएगा ना कि यार देखो मैं अभी 2,000 करोड़ की स्केल पे हूं, लेकिन मार्केट यहां पे इतना बड़ा हो सकता है, तो उसकी वैल्यूएशन उतनी बढ़ेगी क्योंकि लेगरूम उतना है बढ़ने का, राइट? बट वो आदमी बोल रहा है नहीं यार मार्केट है ही 30,000 करोड़ का। दूसरी तरफ एक है जिसने किसी को पैसे दिए हैं ये बोलने के लिए कि बॉस इतने का मार्केट है। कैसे चेक करो भाई क्या सही है, राइट? गुड थिंग इज लेंसकार्ट केस में चाहे इससे फर्क नहीं पड़ा किसी को, चाहे किसी ने सवाल नहीं पूछा, बट इट इज आउट देयर, राइट? मेजॉरिटी केसेस में पता ही नहीं होता। वाई? देयर इज नो पैरेलल टू ड्रॉ, क्योंकि सारे न्यू एज फर्म्स आ रहे हैं, राइट? अब मान लीजिए कि कार्स 24 का आईपीओ होता कल को, किससे आप पैरेलल ड्रॉ करोगे? स्पिनी है उसका मेजर कॉम्पिटिटर, वो तो है नहीं लिस्टेड, राइट? cartrade.com है जो कि अलग एक बिजनेस है कारट्रेड वाले, लेकिन दे आर इन अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशंस, तो उससे भी आप डाटा कंपेयर नहीं कर सकते। किससे करोगे कंपेयर? रिजल्ट इज दे प्रैक्टिकली हैव द लेग रूम कि भाई रेडसीआर को लेके आओ या किसी और को लेके आओ जो कि हमारे लिए फ्रेंडली रिपोर्ट बना दे, हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, हमें कुछ करके रखो, एंड हम ऐसे नंबर रिपोर्ट हम कर देते हैं, कोई वेट ही नहीं कर सकता अनलेस थोड़ा दिमाग लगा कोई एस्टिमेशन करे कि यार मार्केट इतना बड़ा है भी, देयर इज नो वे टू क्रैक इट, एंड दैट्स अ बिग बिग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि यार कैसे एक्सेप्टेबल हो सकता है। सारी चर्चा इसके ऊपर हो रही है, वैल्यूएशन इसके ऊपर बन रही है, जो पिक्चर जो जस्टिफाई करने किया जा रहा है कि मार्केट कल को इतने का होगा, हमारे डीआरएचपी में लिखा है। डीआरएचपी में लिखा किसने है? किसी ऐसे नहीं जिसको हमने पैसे दिए, ये कोई नहीं बताता। तो ये केस में फिर अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर है तो जो ये सेक्शन पढ़ता है तो देन व्हाट शुड वी डू? लाइक अगर मेरे सामने ये रिसर्च रिपोर्ट आ रहा है, शुड आई जस्ट इग्नोर इट इन द डीआरएचपी? शुड आई वेट इट अगेंस्ट समथिंग? शुड आई जस्ट लाइक मूव फॉरवर्ड? लाइक व्हाट शुड आई डू? सो रीड इट, ट्रीट इट एज इन्फॉर्मेशन। माई सिंपल प्रिंसिपल इज प्रोजेक्शन जहां पे भी हो उसको गार्बेज मानो, एग्जिस्टिंग नंबर्स को जो बताए हो उसको सही मानो। वाई? उसको वेट किया जा सकता है। अगर कहीं पे लिखा है बाय FY30 ये होगा, बाय FY30 गार्बेज। आपको एग्जांपल देता हूँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है जिसके आज ही मैंने एक वीडियो बना के डाला है, अच्छा चल रहा है वो इंस्टाग्राम पे। बट आप जरा सोचो, ओला इलेक्ट्रिक जब आईपीओ हुआ था, राइट, उसके लीड बुक रनिंग मैनेजर्स 2 थे। वन वॉज मॉर्गन स्टैनली, अदर वॉज बैंक ऑफ अमेरिका। दोनों आपकी ग्लोबल बैंक्स हैं, लीड है यानी दोनों का नाम लेफ्ट में आया था उस वाले एडवर्टीजमेंट में। एंड क्यों लाया गया था? कि हमें ग्लोबल कैपिटल रेज करना है, हो गया, ठीक है। अब मेरी एक थियरी है, ये मैं कंप्लीटली कह रहा हूँ, दिस इज नॉट एन एलिगेशन, दिस इज थियरी, कि यार इन दी एंड ये जो 2 आपके नाम है, राइट, सॉरी मॉर्गन स्टैनली में बोल दिया, गोल्डमैन सैक्स था, मैंने गलत नाम बोल दिया। अब गोल्डमैन और ये जो दूसरा वाला है आपका बैंक ऑफ अमेरिका, दे इन्वेस्टमेंट बैंक्स। इन दी एंड उन्होंने कुशल को बोला, कुशल यार बढ़िया आईपीओ आ रहा है, पैसे डाल दे, ठीक है। जब पैसे उन्होंने लगाए उन्होंने इलेक्ट्रिक में, उन्होंने और रिटर्न नहीं बना, तो कल के कुशल उनको गाली देगा कि तुमने मेरे पैसे कहाँ लगा दिया, आज के दाना मत मेरे पास। तो उनको इंश्योर करना कुशल को तो एग्जिट कैसे भी मिल जाए। तो आईपीओ होता है, शेयर हल्का नीचे आने लगता है, जब कुछ दिनों बाद, कुछ एक हफ्तों बाद, तो सडनली एक रिपोर्ट आती है आपकी ये गोल्डमैन की, शेयर प्राइस टारगेट है हमारा 160 रुपए का एंड 160 रुपीज का। फिर ऑलमोस्ट 1 या 2 दिन के हेरे फेरे में आती है बैंक ऑफ अमेरिका की 145 रुपीज का शेयर प्राइस का टारगेट है हमारा। हाउ डू यू रीच दैट टारगेट? और जब देखते हो आपको क्या मिलता है, दे हैव गिवन आउट नंबर्स ऑल द वे अप टू FY30 कि उस टाइम पे ये होगा। उन्होंने ये लिखा था FY27 में दे विल बी ब्रेक इवन, एबिटा पॉजिटिव, एटसेट्रा सब कुछ निकाली। एंड आई एम लाइक, आपने निकाला कैसे? आपको कैसे पता कंपनी कितने स्कूटर बेच रही होगी, कितने? उस टाइम ये बोल रहे हैं हम गाड़ी लेके आ रहे हैं, गाड़ी आई क्या? FY27 तो आ गया जी, कितना दूर है। बट गाड़ी लेके आ रहे हैं, हम एक ऑटो रिक्शा बनाएंगे, बीच में ये भी हवा आई थी। हम बाइक लेके आ रहे हैं, 4 बाइकें उस टाइम दिखाई थी उन्होंने, 3 या 4 बाइकें, एक डायमंड हेड नाम से थी, एक ही थी। आज तक तो रोडस्टर ही बिक्री है, और रोडस्टर भी ऐसी बिक्री कहीं नजर नहीं आती। तो कितनी बिकी है? कमाल की बात है, कंपनी डिस्क्लोज भी नहीं करती। जो कंपनी डिस्क्लोज ही नहीं कर रही, वाहन के डेटा में दिखता नहीं, सरकार के डेटा में पब्लिक आई को,
तो इन्होंने कैसे अजम्पशन, और ये तब बना जब रोडस्टर लॉन्च भी नहीं हुई थी, इन्होंने FY30 तक के नंबर दे दिए कि ये रेवेन्यू होगा इतना, ये होगा। ROC इन्होंने बोला था सर 27% का ROC देगी ये कंपनी। आप नंबर्स देखो यार, और कहाँ 160 145 का टारगेट उन्होंने दिया था। कंपनी 23-24 पे चल रही है। लोग बोल सकते हैं कि यार मार्केट है ऊपर नीचे होता है, बट इतना, राइट, डजंट मेक एनी सेंस, राइट। इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। हाउ डू यू जस्टिफाई दिस यार, दिस इज समथिंग क्रेजी। सो मेरा सिंपल कहना है, नॉट जस्ट इन IPO डॉक्यूमेंट, कभी भी कहीं पे भी किसी भी ब्रोकरेज रिपोर्ट, किसी भी इन्फ्लुएंस पॉसिबली इन्फ्लुएंस पार्टी का अगर आप प्रोजेक्शंस देखो, प्रोजेक्शन को हमेशा गार्बेज मानो, क्योंकि वो बहुत सारे अजम्पशंस लेके बनेंगे जो आपको बताए नहीं जा रहे हैं। वो एक एक्सेल, आपको ही पता होगा, आप तो मिलते रहते हो, बहुत सारे एनालिस्ट होते हैं जो कि ब्रोकरेज में काम करते हैं, वेरी स्मार्ट शार्प गाइज, ठीक है। वो लेकिन प्रोजेक्शंस कैसे बनाते हैं? वेदांता जैसी कंपनी के लिए प्रोजेक्शंस बनते हैं एक्सेल के ऊपर। कैसे? हर एक रॉ मटेरियल का इनपुट का वो लिखा जाता है, कितना क्या क्वांटिटी जा रहा है एंड कितना उसका प्राइस चल रहा है। फिर वो निकाला जाता है कि आने वाले 5 साल में उसके क्या रेट उसके चल रहे होंगे, शायद जिसमें बीच में ऐसी वॉर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं पता है हमें, लेकिन उसके लिए एस्टिमेट हम नंबर एक लिख देते हैं। उसके बीच में निकाला जाता है कि आने वाले 5 साल में EBITDA क्या दिखेगा, रेवेन्यू क्या दिखेगा, पैट क्या दिखेगा, डेट प्रोफाइल क्या हो जाएगी। हम प्रेडिक्ट कर देते हैं उस ब्रोकरेज रिपोर्ट के अंदर कि बाय FY27 वी एक्सपेक्टेड टू बिकम नेट डेट जीरो एटसेट्रा, फलाना ढिमकाना, और बन जाती है रिपोर्ट। इसमें कितना कुछ एक एक्सेल के ऊपर से डिसाइड हुआ है, बतेरे अगले 5 साल के लिए अजम्पशंस लेके। पैंडेमिक हो सकता है बीच में, सरकार चेंज हो सकती है, राइट। हो सकता है किसी की स्टेट जहां पे इनका काम चल रहा है वहां पे कोई दंगे फसाद हो जाए, हो सकता है वहां पे बाढ़ आ जाए, इनकी माइन इनकी बंद हो जाए, 40 चीजें हो सकती हैं। बट समहाउ एक AC चेंबर में बैठ करके एक्सेल पे ये सब हो जाता है, उसके ऊपर रिपोर्ट बन जाती है, लोग उसकी बात कर रहे होते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? तो मेरा एक सिंपल सा कहना है भाई, प्रोजेक्शंस को हमेशा गार्बेज मानो। जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज बताएगी, जो आज की इनकी वैल्यू है, जो पास की बताइए, गो फॉर देम। सेम गोज फॉर रेडशेयर का रिपोर्ट है, किसी का भी IPO डॉक्यूमेंट देखो तो भैया आज तक की वैल्यू ठीक है, बाकी सारा गार्बेज है। बिकॉज एनीवेज हिस्ट्री इज प्रूफ, जाके भैया 4 DRHP उठा के देखो, अच्छे बुरे हर तरह के, वो सही नहीं निकला है। दिस इज माई गारंटी। कौन से कंपनी का DRHP आपको लगता है कि एकदम क्लीन था, या तो ये DRHP है जिसमें कोई फ्लॉज नहीं लगे? यार देखो, मैं कसम से एक बात बोलता हूँ, DRHP हर एक क्लीन होता है। DRHP का काम ही होता है सब कुछ डिस्क्लोज करना, ठीक है। मेरे को 1-2 DRHP में बहुत अच्छे लगे थे। एक था ग्रो का, एक मीशो का। ग्रो का आप कह सकते हो कि यार आपके भी स्पॉन्सर हैं एंड मैं उनके चैनल बना रहा हूँ तो हमारा बायस है, बट मीशो की बात कर लेते हैं। आई लव द DRHP, वेरी क्लीन, डिस्क्लोजर्स वर ऑन टोटली नेक्स्ट लेवल, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एंड एक एक मेट्रिक के जो डिटेल में बताया गया, इट वाज वेरी नाइस, आई एक्चुअली लाइक दैट। वेरी ट्रांसपेरेंट, इट एटलीस्ट इट सीम्ड वेरी ट्रांसपेरेंट, एंड वैसा होना भी चाहिए। एंड आप उसका ले सकते हो DRHP ऑफ, क्या कहते हैं, गजा कैपिटल, जो भी रिसेंट में अभी उसका IPO हुआ नहीं आया हुआ है, तो मेरे को DRHP बहुत अच्छा लगा। मैं नहीं कह रहा, मैं पहले ही कह रहा हूँ, मैं बिजनेस की तारीफ नहीं कर रहा, मैं DRHP की तारीफ कर रहा हूँ। मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि आई फाउंड इट टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट वन, कि चीज़ें प्रोबेबली ऑल्सो बिकॉज वहाँ पे डिस्क्लोज करने का मतलब ज़्यादा मेट्रिक्स ही नहीं, गिनती के तो होते हैं, बिकॉज दे आर एन इन्वेस्टिंग फॉर्म, नॉट अ टेक फॉर्म, और वो गुड्स नहीं बेच रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। बट व्हेन यू से दैट यू लाइक DRHPs ऑफ दीज कंपनीज, व्हाट डिड यू लाइक एंड क्या एग्जांपल्स, क्या यार आपको ना डिगिंग नहीं करनी पड़ी चीजें निकालने के लिए, कुछ बुरा भी है तो वो सामने है। ओके, मतलब उससे क्या पता चलता है कि यार चीजें छुपाने के लिए कोशिश नहीं करी जा रही है, क्योंकि हर DRHP में होता है। एज आई सेड, इट्स अ पिच डॉक्यूमेंट, बताना सब कुछ है, लेकिन घुमा फिर आगे ब्रेक करके छोटे छोटे सेंटेंसेस में लैंग्वेज चेंज करके बताया जाता है। यहाँ मुझे नहीं लगा वो चीज, उतना नहीं लगा, एंड दैट इज अ वेरी वेरी बिग प्लस। तो मीशो के केस में क्या पसंद आया आपको? यार फॉर एग्जाम्पल, लॉट ऑफ मेट्रिक्स दैट दे वर नॉट सपोज्ड, नेसेसरी नहीं था डिस्क्लोज करना, किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारे कितने % ऑर्डर्स जो हैं वो COD होते हैं। आइडियली नहीं भी बताते तो उनका IPO हो जाता, बट दे शोड द एटीट्यूड कि यार हम डिस्क्लोज तो करेंगे। वाई? वी थिंक दिस मेट्रिक इज इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल। अब उनकी सोच कहीं ना कहीं, शायद मेरे को लगता है ऐसा ये था कि यार लोग ये देखेंगे कि हमारा COD का नंबर बहुत ऊपर था, देखो कम आ गया, बट लोगों ने वो देखा कि यार इनके तो अभी भी काफ़ी सारे COD है, तो लोगों ने बोला ये तो गलत हो रहा है, एंड लोगों ने उसके ऊपर काफ़ी मतलब कि नेगेटिव रिस्म फैली। बट मेरे को लगता है कि इट्स वेरी पॉजिटिव दैट कंपनी इज नॉट हाइडिंग नंबर्स, जो उसको रिपोर्ट करने की जरूरत भी नहीं है। दैट्स वन वेरी गुड एग्जाम्पल। सेम गोज फॉर ग्रो। अब अगेन बायस है हमारा, बट अगेन DRHP में ये चीज़ बहुत अच्छी थी, बहुत सारे नंबर्स ऐसे दिए हुए थे जो नहीं बताने से भी चलता, बट दे वर हैप्पी इनफ टू पुट इट आउट। दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स। एंड लॉट ऑफ सच कंपनीज, अर्बन कंपनी आप देख सकते हो, बहुत सारे नंबर डिस्क्लोज किए जो कि नेसेसरी नहीं था, और वो किया। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। इट शोज अ कंपनी विच इज कॉन्फिडेंट कि हम क्या लेके जा रहे हैं।
हाँ वैल्यूएशन पे आदमी सवाल कर सकता है, वो कर सकता है, लेकिन कंपनी के ऊपर उंगलियां नहीं उठेगी, वैल्यूएशन पे उठ सकती हैं, उनको कॉन्फिडेंस है तो उस पर खेल रहे हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक चीज बहुत अच्छी लगी, मुझे नहीं पता लोगों ने इस ऊपर की बात नहीं की, मैंने इस पर पोस्ट भी किया था कि अर्बन कंपनी का वन ऑफ द कोर बिजनेसेस जो उसके डीआरपी में लिखा हुआ भी है, जो ग्रोथ बेट्स हैं, दैट इज वो जो वाटर प्योरीफायर बेच रहे हैं नेटिव नाम से, राइट। उसके ऊपर वन ऑफ द इंडिया टॉप 5 जो आरओ कंपनीज है, केंट है, जो हेमा मालिनी वाला ऐड आता है ना, केंट का पियो शुद्ध पानी एक्सेट्रा, उन्होंने इसके ऊपर केस किया हुआ है आईपी इन्फ्रिंजमेंट का। अब ये छुपा तो नहीं सकते हो, बट उन्होंने ये भी नहीं किया कि यार खाली एक लाइन कहीं पे डाल दी, दे कंप्लीटली डिटेल्ड द केस, व्हिच आई रियली एडमायर, मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट। वो खाली लिखते हैं हमारे केस चल रहा है जो कि कल को और हमारे फेवर में नहीं आया तो इट विल बी अ मटेरियल इंपैक्ट ऑन द ग्रोथ, वो खाली इतना लिखते हैं। यहाँ पे पूरा डिटेल में समझाया गया क्या केस है, क्या स्टेटस है एक्सेट्रा, आई लाइक इट, सो दैट इज हाउ इट शुड बी। एंड अगर कोई कंपनी वो कर रही है, इट इज ऑल्सो कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर मी पर्सनली, एंड वेरी क्लियरली स्पीकिंग कि यार मैंने हर कंपनी का आईपीओ डीआरपी नहीं देखा, और भी कंपनीज होंगी जो अच्छा रिपोर्ट करती हैं, ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं। काफ़ी सारे कंपनीज उनके फाइनेंशियल्स विंडो ड्रेस करते हैं, तो Yeah. आपने बताया कि कैसे एडजस्टेड एबिटा यूज़ करके विंडो ड्रेसिंग भी होती है, तो और इसमें डीप डाइव करते हैं। कोई और एग्जांपल्स बता सकते हो कि कौन सी कंपनीज ने कैसे विंडो ड्रेस किया था, एंड हम रिटेल इन्वेस्टर्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फाइनेंशियल्स कुक्ड है और ये फाइनेंशियल्स रियल है? बहुत कुछ होता है यार। अब तो थोड़ा टाइम हो गया उस कंपनी को, बट जैसे जोमेटो की बात कर लेते हैं, अब इटर्नल खिलाता है वो, जोमेटो का आईपीओ हुआ, राइट। उसमें नेट ऑर्डर वैल्यू कहीं बताया ही नहीं, खाली जीओवी की बात हुई। अब जीओवी इज बेसिकली अ गोस्ट मेट्रिक, उसका कोई सेंस नहीं है, इसीलिए अब पिछले साल दे इवन देमसेल्फ डिसकंटिन्यूड रिपोर्टिंग द मेट्रिक जिसके बल पूरा आईपीओ बना था। अब वो खाली रिपोर्ट करते हैं नेट ऑर्डर वैल्यू, राइट। वाई? जीओवी के अंदर बेसिकली क्या है कि यार जो माल बेचा गया, मान लीजिए आप जोमेटो के ऐप पे जाते हो, आपने वहां से सबवे का एक सैंडविच आपने खरीदा, ठीक है, सैंडविच है 400 रुपए का, लेकिन स्लैश करके दिया आपको मैं दूंगा 280 में, तो वैल्यू क्या हुई आपके ऑर्डर की? 280। तो नेट ऑर्डर वैल्यू 280 होनी चाहिए, प्लस ऑफ कोर्स उसमें डिलीवरी फी जो भी है फलाना निमकाना, हैंडलिंग फी एक्सेट्रा, वो सब ऐड कर लो, 290 का हो गया, चलो 320 का हो गया, राइट, दैट इज द नेट वैल्यू। वहां पे क्या बनेगा? ये 400 रुपए का सैंडविच है आपका, प्लस ये, प्लस वो फलाना निमकाना, वो सब। बाई चांस ये हुआ कि यार ऑर्डर कल को खराब हो गया, डिलीवरी नहीं हुआ, तो आपको तो पैसा पूरा रिफंड करेगी, लेकिन नेट ऑर्डर वैल्यू 0 है, ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू अभी भी तो आइडियली कोई सेंस नहीं बनता। सिमिलरली कंपनीज बहुत सारे डिस्काउंट देती है, राइट, डिस्काउंट को एक्सपेंस में दिखाते हैं, प्रमोशनल एक्सपेंसेस में, लेकिन जीओवी उससे कम नहीं होता, तो इट्स अ फ्लफ। इनफैक्ट लोगों को बुरा लग सकता है, भैया वेरीफाई कर लेना, बट पॉइंट इज इन कंपनीज के की अकाउंट मैनेजर्स होते हैं जो कि रेस्टोरेंट्स को डील करते हैं, राइट। बहुत बार ये भी होता है रेस्टोरेंट्स को खुद कॉल करके बोला जाता है, सर आपका जो लिस्टेड, लोग बोलते हैं ना कि यार जोमेटो पे महंगा बिकता है, स्विगी पे महंगा बिकता है, ऑफ्टन इट इज ऑल्सो बिकॉज ये अकाउंट मैनेजर खुद कॉल करके बोलता है कि सर थोड़ा वैल्यू बढ़ा सकते हो क्या यार, आपका बर्गर 200 रुपए का है 240 का कर दो, क्यों? उससे जीएमवी बढ़ रहा है, इफेक्टिव वो डिस्काउंट दे देते हैं उतना, तो रिजल्ट इज यूजर को उतने का ही मिल रहा है, देखने में लगता है कि यार डिस्काउंट ज्यादा बढ़ गया, ऑफकोर्स वो एक फैक्टर जरूर हो सकता है, बट मेजर थिंग इज जब वो 200 का चीज की अकाउंट मैनेजर खुद कॉल करके वो 240 का करवा रहा है, वो क्या रहा है, इंडियन जीएमवी बढ़ रहा है, नेट ऑर्डर वैल्यू बढ़ी, घंटा नहीं बढ़ी बट आपको मैट्रिक तो फ्लॉड हो गया ना यार। सिमिलरली ऐसा होता है कि आपका जो मैट्रिक है हमारा एडजस्टेड प्रॉफिटेबिलिटी, थिंग इज यार सेबी के आईसीआई के नॉर्म्स है, ये मैट्रिक्स ऐसे डिफाइन होंगे, बट वो ये नहीं कहते कि तुम और कोई मैट्रिक बना नहीं सकते। रिजल्ट इज ये लोग क्या करते हैं, खुद के मैट्रिक बना लेते हैं। चलो एडजस्टेड एबिटा बहुत लोगों ने बात करी, हम कुछ और बात करते हैं, ओला की बात कर लो, ठीक है। ओला इलेक्ट्रिक ने अभी रिसेंट में कुछ टाइम पहले आके बोला कि यार हमारा जो स्कूटर वाला बिजनेस है वो तो मतलब प्रॉफिटेबल हो रहा है, बस बढ़िया, जबकि सेल लगातार गिरी, कैसे हो गया? उन्होंने क्या किया, अपने सारे जो कॉस्ट थे उसको 3 सेगमेंट में डिवाइड किया। एक जो कि हमारे टू व्हीलर वाले बिजनेस के लिए कॉस्ट है, वहां की जो भी इनपुट आ रहे हैं एक्सेट्रा, रॉ मटेरियल जो भी आप कह लो, पार्ट्स आ रहे हैं, कंपोनेंट्स आ रहे हैं, वो सब। एक किया जो कि सेल वाले की कॉस्ट है। तीसरा एक बड़ा सेगमेंट है जिसको बोला ये अनएलोकेटेड है, वो 12% ऑफ दी टोटल वो था उस टाइम पे। अब 12% अनएलोकेटेड है, सारे तो उसमें अपने डाल दीजिए, लॉस हो रहा है, तो टू व्हीलर अपने पॉजिटिव दिखेगा एंड बिकॉज नाउ दिस इज अ सेल्फ मेड डेफिनेशन, ये तो ऑडिट करने की जरूरत ही नहीं है, आप कुछ भी जाके क्लेम करो, बाकी सबको आप डालते रहो। इनफैक्ट आपके जो भी मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं आप बोल दो कि हमारे कॉमन शेड एक्सपेंस होते हैं तो हम अनएलोकेटेड में डाल रहे हैं, ठीक है, वो भी चलेगा, ये तो ऑडिट हो नहीं रहा है, राइट। एट द सेम टाइम फिर अभी लेटेस्ट वाले अगर आप क्वार्टर का देखोगे, दिस नंबर इज समथिंग क्लोज टू 20%
द अनअलोकेटेड कॉस्ट जो 12% था, माय गॉड। अब ये क्या किया गया, बोलने को है टू व्हीलर वाले हमारा ये हो गया, सेल लगातार गिर रही है भाई, दिख रहे हैं नंबर्स में, अनएलोकेटेड अब इतना कैसे बढ़ा रहे हो, वो खर्चा जा आ रहा है, राइट, इट इज गोइंग समवेयर, इट्स सो ये चीजें बेसिकली देखने की होती है। मैट्रिक्स कैसे डिफाइन हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मैट्रिक बिजनेसेस खुद से डिफाइन करते हैं, और हमेशा जाके जब भी आप देखो ना कोई ऐसा मैट्रिक है जो कि कोई भी ऑडिटर नहीं देखता है, उसके डोमेन में नहीं आता है, हमेशा एक चीज लोगों को करनी चाहिए, जाके देखना चाहिए इसका डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है। बहुत बार लिखा होगा कि यार हम प्रॉफिटेबिलिटी ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं जिसमें ये एडेड है, ये सब्ट्रैक्टेड है, सब्ट्रैक्टेड में लिखा होगा कि रेंटल एक्सपेंसेस को ऐड नहीं कर रहे, फिर लीजेस को नहीं काउंट कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, आपका तो कॉस्ट है ना, नहीं करते। रिजल्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी अलग दिखती है, एडजस्टेड अलग दिखती है। अब लोग बोलते हैं कि यार हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट में ना, ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, हर कंपनी करती है, ईसॉप कॉस्ट को हम नहीं इंक्लूड करते। वाई? बिकॉज इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। अरे भाई साहब, वो शेयर का पैसा है जो कि इंडियन कंपनी भर रही है, आज नहीं भर रही कल भरेगी, जो कि आज खाली आज नॉन कैश फॉर्मेट में उसको खाली दिखाया जा रहा है, राइट। इट्स अ कॉस्ट विच इज अगेन वो टैलेंट का कॉस्ट है, आप वो नहीं दोगे अगर तो टैलेंट शायद आपके पास रहेगा नहीं, सो इट्स अ लेजिट एक्सपेंस। आप कैसे बोल सकते हो कि यार एडजस्टेड प्रॉफिट में हम ईसॉप्स को हम काउंट नहीं करते, बाकी सब है, इट डजंट मेक एनी सेंस, बट है, चल रहा है। वाई? इट इज नॉट एन ऑडिटेबल नंबर, ऑडिट नहीं किया जाता खुद से, आप बनाते रहो ऐसे मेट्रिक, आप 40 और बना लो, साथ में ये भी बना दूंगा कि एडजस्टेड, ये जो मेरे को नंबर जो डिफाइन करना है, एडजस्टेड एबिटडा या फिर प्रॉफिटेबिलिटी, सिंपल है, मैं लिख दूंगा ऑल थिंग्स माइनस केएमपी सैलरीज की मैनेजर पर्सनल, आपकी मेरी सैलरी काउंट ही नहीं होगी, मोटी सैलरी तो हम लेके जाते हैं ना, राइट, हम सीईओ हैं, आप सीबीओ, हमारा कोई और होगा जो सीएमओ है, इनकी सैलरी हटा देते जी, क्योंकि हम तो मतलब ग्रुप के और भी बिजनेसेस हम देख रहे हैं ना, हम तो बड़े लोग हैं। यूजुअली कितनी होती है सीईओज और इनकी सैलरीज? हर जगह लगे यार, देयर आर आल्सो सीईओ जो कि साल का 150 करोड़ बनाते हैं, देयर आर आल्सो सीईओ जो कि साल का 80 लाख बनाते हैं, हर तरह के लोग हैं। 150 करोड़ कौन से सीईओज? बहुत सारे हैं यार। सो इफ यू लुक एट दीज यू नो बिग, आपके जो टाटा ग्रुप की बड़ी बड़ी कंपनी टीसीएस वाले एक्सेट्रा, दे मेक क्रेजी मनी, वाओ, एंड 15 लोगों का क्रेजी, मुझे नहीं पता 150 है कि मतलब 80 है, ऐसा कुछ है, बट लोगों के बनते हैं 100 करोड़ के आसपास ही वो, बिकॉज देयर आर डिफरेंट लीग ऑफ पीपल। आईटीसी के जो हमारे थे, आई थिंक, मुझे नहीं पता अब कौन चेयरमैन है, शायद अभी वही है, संजीव जी थे चेयरमैन, राइट, उनकी सैलरी बहुत अच्छी थी, एंड होनी भी चाहिए यार, द कोलोसल एम्पायर दैट दे आर रनिंग, द कैश मशीन दैट ही हैज बिल्ट, उसके लिए उनको मिलता है। मेरे को एक इंटरेस्टिंग चीज बड़ी लगती है, लोग बोलते हैं कि एक बड़ा ना इंटरेस्टिंग वे में एक एनालिसिस लोग करते हैं कि ओवरऑल सैलरी एक्सपेंस कितना है, टोटल हेडकाउंट कितना है, डिवाइड करते हैं एवरेज एम्प्लॉय को क्या पैसा मिल रहा है, एंड सीईओ को उससे 40 गुना क्यों मिल रहा है, 400 गुना क्यों मिल रहा है। लाइक यार, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, राइट, वहां पे असेंबली वर्कर्स भी होंगे जो कि फैक्ट्री फ्लोर पे काम करते हैं, जिनको शायद महीने का 15,000 रुपये दिया जाता है। अब अगर वो बिजनेस ओवरऑल 40,000 करोड़ का है, सीईओ वो चीज पूरा मैनेज कर रहा है ना, सीईओ का ज्यादा बनेगा। अब आप इस बेस को ले लो, मैन्युफैक्चरिंग में वहां पे 20,000 एम्प्लॉई हैं इनके, ऑफकोर्स ये बेस छोटा दिखेगा, रेशियो निकालोगे तो। सो ये सब नहीं करना चाहिए फॉर एग्जाम्पल, बट ठीक है, बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि मेट्रिक अगर कुछ भी मैन्युफैक्चर्ड है तो हमेशा उसकी डेफिनेशन देखो एंड मेक सेंस ऑफ इट, वेदर इट इज मेकिंग सेंस और नॉट। मामाअर्थ के केस में क्या हुआ था यार मतलब अच्छा आईपीओ था, वैल्यूएशन मुझे कभी समझ में नहीं आई उसकी, सो हो सकता है मैं गलत हूँ, सही हूँ, मुझे नहीं पता, कभी समझ में नहीं आई, बट बिजनेस मेरे को मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मुझे पता नहीं उस पर क्या बोलना चाहिए। बट उसमें आपने ऐसा कुछ लिखा था ना कि दे रिवर्टेड टू थिन मार्जिन्स पोस्ट लिस्टिंग, तो हाँ, मार्जिन्स का क्या क्या सीन था वहाँ पे? यार सो ऐसे सोचो कि देखो होता क्या है ना कि कंपनी के मार्जिन आप दिखाते हो कुछ, अब होता क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आईपीओ जब करना होता है ना, तो विंडो ड्रेसिंग शुरू होती है। विंडो ड्रेसिंग खाली ये नहीं होता कि आप नंबर्स, आप मेट्रिक आप खुद से बनाने लग जाओगे, आप बहुत सारे मेट्रिक्स को आप सुधारने की कोशिश करते हो कि अरे पर आईपीओ अच्छे से हो जाए। सो आप क्या करते हो, बहुत सारे कॉस्ट को आप कंट्रोल करते हो, सब कुछ करते हो कि मार्जिन अच्छे दिखने चाहिए। पहले 2 क्वार्टर देखो मार्जिन लगातार ऊपर जा रहा है, पैट देखो, पिछले महीने हमने 30 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया, इस बार हमने 50 करोड़ कर दिया। फिर होता आईपीओ, पहला क्वार्टर आता है 80 करोड़ का लॉस, 180 करोड़ का लॉस, 280 करोड़, बहुत होता है, राइट। हम देखते हैं ये क्यों होता है, इस बेसिकली बिकॉज बहुत सारे कॉस्ट होते हैं जिनको रोक के रखा जाता है। रिजल्ट इज आईपीओ की जिस पे आपको दिखता है मार्जिन बढ़ रहा है एंड तेजी से बढ़ रहा है, बड़ा नंबर बन रहा है, प्रॉफिट बन रहा है, लेकिन उसके लिए आप क्या करते हो, इधर यू फायर सर्टन पीपल
और यू स्टॉप हायरिंग। और जब भी एक चीज़ तो है ना यार, आप भी टीम चलाते हो, राइट? अपनी टीम के ऊपर प्रेशर डालो कि यार हम 4 ही लोग हैं लेकिन हमें काम बढ़ाना है। हमेशा नहीं चलेगा, बट 1-2 हफ्ते, 3 हफ्ते, महीना, 2 महीने शायद वो भी झेल लेंगे ना, एज लॉन्ग एज आप उनको इनफ इंसेंटिव्स दे रहे हो, सब कुछ हो जाता है मैनेज। बट हमेशा वो दुकान नहीं चलेगी वैसे, राइट? तो वही है, 2-3 महीने, 2-3 क्वार्टर वैसे निकाले जाते हैं, ये सब कुछ किया जाता है। अपने बहुत सारे न्यू बेट्स को बेसिकली रोक दिया जाता है, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट्स को रोक दिया जाता है। ये बार आईपीओ जान दो, फिर देखेंगे। एक बार आईपीओ हो गया, एग्जिट दे दी अपने सिटिंग इन्वेस्टर्स को, अपना एक बार सेट हो गया, आईपीओ का जो मनी हमारे अंदर आया था वो आ गया, फिर तो ठीक है ना, शेयर प्राइस ऊपर नीचे करते हैं, उतना कोई टेंशन नहीं होता, राइट? सो सेम चीज़ यहाँ पे भी हुई कि बेसिकली आईपीओ किया गया, उससे पहले नंबर्स कुछ और थे, आईपीओ होता है, नंबर्स एकदम से डाउन डाउन डाउन, वो वाली चीज़ थी। नॉट जस्ट ईयर, अर्बन कंपनी की बात कर लेते हैं, राइट? ऐसा तो नहीं है कि आईपीओ आया उसके अगले दिन से, मतलब कि ये जो इंस्टा हेल्प वाला जो सेगमेंट चल गया, राइट, स्नैपडिट का, प्रोंटो का, कि 10 मिनट में आपके घर, मतलब कि कहते हैं हाउस हेल्प आ जाएगी हेल्प करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आईपीओ के अगले दिन से शुरू हुआ था, वो उससे पहले से चल रहा था, एंड इट वाज अ बिग बिग ट्रबल फॉर देम, बिग चैलेंज फॉर देम। बट तब तक उस पर इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे थे क्योंकि आईपीओ अच्छे से निकालना था, उस टाइम में बहुत छोटा बेट था, पैसे नहीं लगाए जाते, बाकी सब कुछ रेडी कर रखा था। आईपीओ अगले दिन से पैसे लगाने शुरू, और पहले क्वार्टर का रिजल्ट आता है, इट्स अ शॉक फॉर एवरीबडी। वाई? कि दे आर लाइक कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है एंड इस पर इन्वेस्टमेंट हमारे आने वाले काफ़ी टाइम तक लगेंगे, सो वी आर गोइंग टू बर्न सम कैपिटल, बिकॉज अनलिस्टेड स्पेस में कुछ ऐसी कंपनीज आ चुकी हैं जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा लगा रही है, एंड अगर ये ढंग से क्रैक हो जाता है तो आने वाले टाइम पे वैसे बहुत बड़ा मार्केट देखते हैं। क्या आईपीओ होने के एक दिन पहले तक नहीं पता था? क्या ये चीज़ डीआरएस में बोली गई थी? राइट? सो वो सब भी चीज़ें होती हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो कैसे फिगर आउट होता है कि ओके इतने वैल्यू का अभी जीएमपी होगा ये स्टॉक का, एंड वो डिसाइड कैसे होता है? यार बहुत कुछ होता है उसमें। जीएमपी इज़ अ वेरी वेरी डर्टी इंडस्ट्री। अब मुझे पता है ये बहुत लोगों को ऑफेंड भी कर सकती है, बट ये कड़वा सच तो ये, पहली बात तो यार कि आईपीओ जब होता है ना, किसी भी कंपनी का होता है, आपको ये देखना अच्छे खासी कॉल लगनी शुरू हो जाते हैं राजकोट। राजकोट में बैठे बड़े बड़े ब्रोकर्स, क्योंकि डील करते हैं कैश में अधिकतर, ठीक है? एंड वो क्या करते हैं कि बॉस, कंपनी के थोड़े से जो मलिक आते हैं, शेयर्स ऑलरेडी प्राइवेट मार्केट्स में होते हैं, ठीक है, उनकी ट्रेडिंग आपस में ही करते हैं, एंड जितना पैसा आप लगाने को आप अपनी से रेडी हो। अब ऐसे सोचो ना कि यार आप मान लो प्रमोटर हो, मैं नहीं कह रहा हर प्रमोटर ही करता है, बट आप जरा सोचो आप एक प्रमोटर हो, आपको दिख रहा है यार मेरी कंपनी का अगर आईपीओ 100 की जगह 120 पे हुआ, राइट, मेरा जो पर्सनल होल्डिंग उसके लिए 2,000 करोड़ एक्स्ट्रा बन जाएगी। 2,000 करोड़ छोटा रकम तो होता नहीं है। अब उसके लिए मुझे क्या करना है, जीएमपी में थोड़ी हवाई तो बनानी है। उसके लिए अगर मैं 10 करोड़ अलग कर दूं, वहां पे कई ब्रोकर्स को दूं कि भाई तुम करो ट्रेड, पहुंचाओ इसका ऊपर, इट्स नॉट दैट बैड अ डील। ये नंबर्स गलत हो सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, 10 करोड़, 2,000 करोड़ एक्सेट्रा, बट दैट इज बेसिकली वर्क्स। वहाँ पे पहुंचाया जाता है। राजकोट में बहुत ऐसा नेटवर्क बैठा हुआ है, अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। मेजोरिटी जो गेम जीएमपी का पूरा मार्केट वहाँ से चलता है, ये हकीकत है, सब जानते हैं इंडस्ट्री में, सबको पता है, एंड फिर वहाँ पे खेल होता है। कुछ एक्चुअल भी होता है, अच्छा खासा मैन्युफैक्चर भी है जो लोग आपस में ही कर रहे हैं जीएमपी को बढ़ाने के लिए। वो 10 करोड़ मान के चलते हैं जलाने के लिए, तो इंश्योर की ओवरऑल जो हाइप है मार्केट में वो अलग ही पहुंचे। कई बार होता है कि यार मतलब दर्द होता है अंदर से बहुत कि जीएमपी कैसे मतलब मैन्युफैक्चर किया गया, कहाँ पहुंचाया गया, और आज देखो कंपनी कहाँ पड़ी है। अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स हैं यार, आईपीओ तो उसके लिए जीएमपी कहीं ना कहीं ऐसे मैन्युफैक्चर के पहुंचाया जाता है। आज देख लो आप, आधे रेट पे नहीं मिल रही कंपनी, एक साल नहीं होता उससे पहले आधे रेट पे आ जाती है कंपनी, उससे नीचे आ जाती है इनफैक्ट। तो आप बोल रहे हो ये जीएमपी जो है ये भी मतलब कंट्रोल्ड है, बेसिकली इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जीएमपी इज नॉट रेगुलेटेड। वहां सेबी कुछ नहीं करता है, सेबी का वहां मैंडेट नहीं है। रिजल्ट इज वहां पे कुछ भी हो सकता है, दैट्स दी ओनली बिग प्रॉब्लम। आप खुद सोचो ना यार कि हमारे इस कंपनी में कमरे में आप बैठे हो, मैं बैठा हूँ, आपका क्रू बैठा है, राइट, आपको अपनी कंपनी का आईपीओ करना है। आपको पता है यार कि यार इस रेट पे वैल्यू अगर हुई तो इतना बन जाएगा, और आपको पता है प्राइवेट मार्केट में उतने शेयर ही नहीं है, गिनती के ही है। तो आप हमें दोगे अगर आप 10-20 करोड़ रुपए की, तुम लोग आपस में इसकी ट्रेडिंग करो और वैल्यू ऊपर लेके जाओ। 100 रुपये का चल रहा है, मैं 105 में खरीदूंगा, भाई मेरा 120 पे खरीदता है, वो 122 पे खरीदता है, अपने आप शेयर ऊपर जा रहा है। लोगों को तो हाईएस्ट प्राइस दिखता है ना, जीएमपी हो गया भाई, ग्रे मार्केट प्रीमियम। जीएमपी क्या होता है, 100 का अगर मार्केट में अगर आईपीओ पे आप लेके आ रहे हो और 122 पे खरीद रहे हो, 22 रुपए का प्रीमियम है, यहाँ पे जीएमपी है। इट साउंड्स गुड, 22% जंप। तो आदमी क्या बोलता है, भाई ये मैन्युफैक्चर करो। अब कोई यार मुझे दे रहा है पैसे और हम 4 लोगों को दे रहा है राजकोट में बैठे हुए, करने शुरू हो जाएंगे। रिजल्ट इज वो नंबर ऐसा दिखता है। अब जो लोग जीएमपी जीएमपी देखते हैं
उनको ये सब थोड़ी पता है ऐसे कैलकुलेट हो रहा है। सबसे कमाल की बात ये है, मीडिया में जब ये आता है ना जो ग्रे मार्केट प्रीमियम ये दिख रहा है एक्सेट्रा, अधिकतर ये प्लांटेड होता है, अधिकतर ये नंबर प्लांटेड होता है। वाई? मीडिया को भी पता है यार ये नंबर्स एक्चुअल में मतलब सेबी वेटेड नहीं है, ठीक है, ये प्राइवेट ट्रेडिंग हो रही है, ये उसके नंबर्स है। प्राइवेट में कौन खरीद रहा है? प्रमोटर के जान पहचान का तो कोई नहीं खरीद रहा है, कुछ नहीं पता है, बट वो नंबर रिपोर्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बॉस वो न्यूज फ्लो आ रहा है। बहुत सारे मीडिया वाले ऐसे भी जिसके पैसे भी लेते हैं, हम सब ये जानते हैं। मोर इंपॉर्टेंटली देयर आर लेजिट एजेंसीज जिनका काम ही ये है, आईपीओ मार्केटिंग वो लोग करते हैं। उनका काम ही है कि बॉस हर छोटी छोटी इस तरह की न्यूज को मैन्युफैक्चर करना, न्यूज को मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर उसको प्लांट करते हैं। प्लांट करने के दो तरीका होता है, एक होता है कि असली दिखा के प्लांट कर, दूसरा होता है कई बार पैसे भी दिए जाते हैं इसके ऊपर लिखो, फिर इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दिए जाते हैं। आई एम श्योर आपके पास भी ऑफर आएंगे, मेरे पास भी बहुत आते हैं कि हमारे इस बारे में ये बोलो। मेरे को समझ नहीं आता, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ऐसे बोलते हैं भाई जीएमपी देखो इसका ये चल रहा है, क्या हो जाएगा? तुम्हें पता भी है जीएमपी ऐसे होता है कैलकुलेट? तुम कितनी बड़ी धोखाधड़ी कर रहे हो लोगों के साथ। एटलीस्ट टेल पीपल द ट्रुथ। मैं नहीं कह रहा सारा जीएमपी ऐसे बनता है, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, बट अच्छी खासी नंबर ये मैन्युफैक्चर्ड होती है और ये ऐसे चलती है। जो मर्चेंट बैंकर्स हैं जो ये शायद देख भी रहेंगे, आई एम श्योर आपके ऑडियंस में वो हैं, वो भी ये चीज जानते हैं। एंड इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ अ गेम, दिस इज अ इकोसिस्टम। तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ये गलती करते हैं कि उनको लगता है जीएमपी बहुत ज्यादा है तो बेसिकली ये एकदम अच्छा स्टॉक होगा, सो दैट्स अ मिथ, राइट? अच्छा स्टॉक नहीं, उनको दिखता है भाई यहाँ पे तो लिस्टिंग पे अच्छा बन जाएगा। सारा गेम तो अच्छा स्टॉक मतलब वही अच्छा पैसा बन आप जाएगा। अच्छा स्टॉक जो बोल रहे हैं, पहले तो यार देखो आपकी गलती है, आप भी जानते हो 5 साल पहले तो लोग बोलते थे अच्छा स्टॉक है जब आईपीओ आता है। अब अच्छे स्टॉक की कौन बात करता है? अब तो लोग ये देखते हैं लिस्टिंग पे ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, राइट लिस्टिंग के ऊपर जाएगा, खरीदते हैं 2 लॉट। कुशल भाई मैं तेरे को पैसे भेज रहा हूँ, तू भी डाल दे एक लॉट यार मेरा, राइट। है ना? वो अलग गेम चलता है। सो रिजल्ट इज दैट अभी तो लिस्टिंग पॉप से मतलब है, लिस्टिंग पॉप के लिए जीएमपी बिकम्स एन इंपॉर्टेंट सिग्नल। लोगों को दिखता है यार प्राइवेट मार्केट में 100 रुपए का आईपीओ का जो शेयर है वो 122 में लोग खरीद रहे हैं, लोग 150 में, लोग 180 में खरीद रहे हैं यार। ये तो वो जाता है। आप आईपीओज में इन्वेस्ट करते हो? वेरी क्लियर, नहीं करना, अच्छा, आप कभी करते ही नहीं हो? बिल्कुल नहीं। आईपीओज आर अ ग्रेट ग्रेट अपॉर्चुनिटी, इरिस्पेक्टिव टेक है नहीं है, मैं इन्वेस्ट नहीं करता, बट देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न अबाउट बिजनेसेस। सीखो यार, हर नए सेक्टर में क्या हो रहा है, नए बिजनेस में क्या है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है डीआरएसपी से। बट आई एम वेरी क्लियर, मत करो भाई। एज आई सेड, पहले 12 महीने में बहुत कुछ ऐसे किया जाता है कि आईपीओ की पिक्चर डीआरएसपी में अच्छी दिखे, और आपको नहीं पता आने वाले 12 महीने में उनमें से कौन सी चीजें रिवर्स होके आने वाली है। सो मेरा सिंपल मानना है 12 महीने वेट करो, उसके बाद देखो। सो अच्छे खासे आईपीओ जो आपको दिखते हैं, कुछ एक अलग भी निकल जाते हैं, बट मेजोरिटी 12 महीने तक टैंक हो जाते हैं, 50% 60% नीचे करते हैं, राइट? मैं लेना तो तब ले सकता हूँ ना यार, बट हो सकता है 1-2 बेट्स अच्छी यहाँ निकल जाती, मैंने मिस कर दी, ठीक है, आई एम ओके विद दैट। बट एज एन इन्वेस्टर, चाहे आप हो मैं हूँ, हमें से हर किसी रिस्पॉन्स, खाली ये नहीं कि हम मैक्सिमम रिटर्न बनाए, इट्स ऑल्सो टू इंश्योर कि यार डाउन साइज को हम कैप कर सके, हम उसे बचा सके कि यार पैसा जो बनाया वो ना चले जाए। और दैट आई बिलीव इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस कि यार 12 महीने मैं तो दूर रहने वाला हूँ। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई एडवाइजरी नहीं है, मेरा पर्सनल फिलॉसफी है। 12 महीने में पिक्चर क्लियर हो जाती है, कंपनी ने आईपीओ के पहले कुछ भी छुपाया हो, विंडो ड्रेसिंग करी हो, सब निकल के आ जाता है, कंपनी के पब्लिक नंबर्स दिखने लग जाते हैं, टू एक्चुअली प्ले अराउंड एंड सी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। देन यू डिसाइड। मार्केट शेयर का जो प्राइस भी होता है, जो लॉक इन वाले इन्वेस्टर्स हैं, एंकर वैंकर सब लोग उस टाइम निकल चुके थे जिसको निकलना होता है। अब कंपनी का एक्चुअल प्राइस कहीं ना कहीं डिस्कवर होने के चांस बढ़ चुके होते हैं, तब जाके डिसाइड कर लो कहीं इन्वेस्ट करना है तो। मेरी पर्सनल फिलॉसफी वो है। एंड आप स्टॉक मार्केट्स में एक्टिवली इन्वेस्ट करते हो? हाँ जी। एंड कब से कर रहे हो आप? यार मैंने शुरू किया था 2017 में। अच्छा, 9 साल हो गए आपको स्टॉक मार्केट्स में? ऑफ कोर्स कॉर्पस तब बहुत छोटा था, अभी बहुत बड़ा है। बहुत तो नहीं, बट ठीक है कर रहे हैं। बट बेसिकली तब मैं कॉलेज में था, एक इंटर्नशिप लगी थी, 20,000 रुपए की स्टाइपेंड आने लगा, 18,000 का स्टाइपेंड आता है टीडीएस कट के, तो उससे शुरू किया था। तो कौन सा एक ऐसे कंपनी है या स्टॉक है जो आप अभी बुलिश हो? ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, बट आई वांट टू नाउ अंडरस्टैंड कि आपको एक कंपनी अच्छी लगी तो क्यों लगी। अभी अपन ने जितने भी बात की ऑलमोस्ट ये कि क्यों अच्छी नहीं लगी कोई कंपनी, तो कौन सी कंपनी कोई भी स्टॉक में आपको जो अच्छी लगती है और क्यों लगती है? एक मैं आपको एक ऐसी कंपनी बताऊंगा जो मुझे अच्छी बहुत लगती है लेकिन मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है? दैट इज कॉल्ड अडानी पावर। अब इसमें 2 चीजें हैं। नंबर मैं पहले ही बता रहा हूं, मैं इन्वेस्ट इसलिए नहीं करूंगा बिकॉज इट इज अडानी ग्रुप, मैं खुद उससे दूर रहता हूँ। 2 रीजन है इसके। नंबर 1, पहले मैं ग्रुप पे इन्वेस्ट करके अपना पैसा कभी गवा चुका हूँ, तो हल्का सा बायस उसका भी है, मैं सब कुछ क्लियरली बता रहा हूँ।
नंबर 2 इज वेरी क्लियर कि यार बहुत सारे पॉलिटिकल यहाँ पे हेडविंड्स के यहाँ पे रिस्क मेरे को लगते हैं पर्सनली, तो मैं दूर रहना चाहता हूँ. एट द सेम टाइम अडानी पावर इज ग्रोइंग लाइक क्रेजी बॉस, लिटरली क्रेजी. बिजनेस आप देखो यार, मतलब द वे दे आर एक्सपैंडिंग. नंबर 1, they are building plants that are massive. They are building plants everywhere. जहाँ पे मतलब कि every state where there is a power deficit, ठीक है. एनटीपीसी वहाँ अगला प्लांट लगा है, उससे पहले अडानी वहाँ पे कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट जीता है, वो वहाँ पे अपना लगा रहा है. 3.2 गीगावाट का प्लांट लग रहा है, कहीं पे 2.4 का लग रहा है, बट दे आर बिल्डिंग द प्लांट्स देयर. मोर इंपॉर्टेंटली लुक एट द टैरिफ्स. एनटीपीसी कहीं जाके प्लांट लगाते हो, टैरिफ निकलता है 3.2, 4 रुपीज का, 4.8 का. अडानी जी कहीं पे प्लांट लगाए, वहाँ पे टैरिफ निकल रहा है पर यूनिट 6.6, 6.4. मुझे नहीं पता है कैसे निकल रहा है, सही है गलत है, बट यार दीज आर वेरी वेरी गुड नंबर्स. अगर आने वाले 25 साल का पीपीए वहां पे साइंड है, पीपीए मींस पावर परचेज अग्रीमेंट, और वो 6.6 पे है, भाई पैसा तो बहुत बहुत अच्छा बनने वाला है. वो पैसा जो बनेगा, ठीक है, गिवन हाउ मेनी प्लांट्स आर दे बिल्डिंग, इट्स गोइंग टू बी सच अ बिग अमाउंट ऑफ मनी. एंड वो मनी इन द एंड कभी भी डिविडेंड के रूप में निकलता है तो शेयर होल्डर्स को भी मिलेगा, राइट? Otherwise, इतना कैश अगर आ रहा है तो it gives them two things. Number 1, you can acquire other businesses. Number 2, you can grow much more faster on your own, right? उससे क्या पता चलता है आगे आने वाले बहुत टाइम तक इनका आउटलुक बहुत अच्छा है, unless पॉलिटिकल कोई लफड़ा हो जाए, बहुत अच्छा बनता है. So I find it to be very very interesting. मैं पैसा नहीं डालता, लेकिन भाई मैं ट्रैक जरूर करता हूँ. मैं हर एक डेवलपमेंट में ट्रैक करता हूँ, मुझे बड़ी कमाल की चीज लगती है. आई एम इन्वेस्टेड इन अ competitor of it's called JSW Energy, which is basically into thermal, hydro as well as solar wind वाला segment. I love the company. एक समय था जहाँ पे मैंने वहाँ पे 83, 84 के मैंने इन्वेस्ट किया था, 300 कुछ पे वो आया था, 320 के मैं पूरा एग्जिट कर दिया था. अब वापस वहाँ मैंने पोजीशन मैंने बनानी शुरू करी है. आई एम एक्वायरिंग मोर. आई लव द कंपनी. आई नो लोग बहुत बोलते हैं कि डेट बहुत है एटसेट्रा, बट डेट इज समथिंग दैट इज नेवर अ कंसर्निंग फैक्टर फॉर मी, एज लॉन्ग एज एबिटा प्रोफाइल में दिख रहा है कि आएगा कैश आएगा तो फर्क क्या पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल अडानी जी का भी एग्जाम्पल मैं देता हूँ, थोड़ा सा मैं डाइग्रेस हो रहा हूँ, बता देना रुकना है तो. बट अडानी रुक के लिए बहुत बोलते हैं कि डेट देखो कितना है, डेट कितना है, फर्क क्या पड़ता है यार. मुझे एक बात बताओ, कंपनी इस साल 1 लाख करोड़ का EBITDA कर रही है, 60,000 करोड़ के आसपास उनका पैट होने वाला है. कंपनी मतलब एज अ ग्रुप 60,000 करोड़ के ऊपर किसी भी नॉर्मल आप बिजनेस वाले एक्यूमेंट वाले आदमी से पूछोगे, वो आदमी इजिली हर साल 2 लाख करोड़ का डेट उठा सकता है. कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से सर्विस कर सकता है उसका जो भी उसका इंटरेस्ट कॉस्ट है एटसेट्रा. जब भी रीपेमेंट का टाइम है, इजीली गिवन दी काइंड ऑफ कैश फ्लो जो जनरेटिंग, मैं अज्यूम कर रहा हूँ 60,000 से कभी 75, 90 होगा नहीं. 60,000 पे 2 लाख को हर साल वो रेज कर सकते हैं, राइट? कल को रिफाइनेंस करने में कोई दिक्कत ही नहीं है. 60,000 करोड़ जनरेट कर आराम से हो जाए, दिक्कत ही नहीं. सो दीज आर थिंग्स टू लुक फॉर. आपका सेम गोस फॉर JSW एनर्जी. like what goes for JSW Energy? EBITDA प्रोफाइल, कैश जो आगे जनरेशन होना, बिकॉज ऑफ सो मेनी एक्विजिशंस दे आर डन, उनका डेट प्रोफाइल बहुत हैवी लगता है कि एकदम से डेट बहुत बढ़ गया. बट एट द सेम टाइम द काइंड ऑफ कैश जो कि ये एसेट जो उन्हें एक्वायर किया वो जो जनरेट करना है इज गोइंग टू बी इनसेन. तो मुझे लगता है कि यार डेट वाला फैक्टर तो फैक्टर इन हो रहा है. इट्स मोर अबाउट कि यार इसके थ्रू जो एक्स्ट्रा जो कैश जो बनने वाला है वो नंबर क्या दिखने वाला है. मुझे बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत सुंदर नंबर लगते हैं. दैट्स व्हाई अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं, कोई एडवाइजरी नहीं, मेरा पर्सनल व्यू, मेरा पर्सनल एनालिसिस. Which has been your best stock bet in the last 9 years? सुज़लॉन एनर्जी. कितने एक्स बनाया था आपने? यार सो मैंने 3.35 पे खरीदा था, देन 7.2 पे खरीदा था. आई एग्जिटेड सम वैल्यू एट 17.2, आई एग्जिटेड सम मोर एट 33, 34 के आसपास. उस टाइम मैंने सारा मैंने निकाल दिया था. उसके बाद उसकी क्या वैल्यू बनी मेरे को समझ में ही नहीं आती है. मेरे को आज भी समझ नहीं आ रहा जो कंपनी की जो वर्थ है. मेरा मानना है मार्केट वो रिस्क ही इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहा जो कि उसके चारों मंडरा रहा है. आज क्या वर्थ है? मेरे को पता भी नहीं, आज शायद 50-60 के आसपास चल रहा है. मुझे ढंग से नहीं पता ही नहीं है कि अब मैं ट्रैक नहीं करता. पर मुझे इतना पता है कि यार वो मेरी फिलोसफी के हिसाब से कोई एडवाइजरी नहीं, बट वो एडअप ही नहीं होता कि होना चाहिए. बट आपने तब जब लिया था तब क्यों लिया था? यार ऑल दी फैक्टर्स वर लाइनिंग अप. सीधा था. सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, उनके पास बिजनेस नहीं आ रहा था. बिजनेस क्यों नहीं आ रहा था? फर्स्ट प्रिंसिपल्स क्यों नहीं आता बिजनेस? क्योंकि हमारी सरकार जो है वो विंड वाले प्रोजेक्ट्स ही नहीं लेके आ रही थी. विंड वाले प्रोजेक्ट्स जो ला रही थी जो 2016 तक जो आए भी थे, राइट, तो उसमें मेजॉरिटी एग्जीक्यूट ही नहीं होते थे. भाई बिडिंग इतनी ज़्यादा होती थी क्योंकि प्रोजेक्ट गिनती क्या आ रहे हैं, प्लेयर्स इतने सारे हैं, सबको प्रोजेक्ट चाहिए. बिडिंग इतनी अग्रेसिव होती थी कि प्राइस ऐसा डिटरमिन होता है जो बाद में लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पाते थे. जरा सा स्टील का रेट ऊपर नीचे हुआ, बोलते भाई वायबल नहीं है, तो उससे जगह प्रॉब्लम्स आती थी. हमारी सरकार ओपनली बात करने लगी दैट वी आर वर्किंग ऑन अ प्लान.
हमारे उस टाइम जो मिनिस्टर थे, आई थिंक इट वाज अश्विनी वैष्णव जी ही थे, या फिर आई थिंक आर.के. ये थे हमारे, आर.के. शर्मा, या फिर जो भी उनका नाम था, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट थे वो भी, बिहार से हैं। उन्होंने ओपनली आके ये चीज़ बोला था, वी आर वर्किंग ऑन अ प्लान वेयर वी आर गोइंग टू फोकस अ लॉट ऑन विंड। द रीजन इज हम सोलर बहुत लगा रहे हैं, हमें एक चीज़ रियलाइज हो चुका है, सोलर हम बोलते हैं हमने भैया 1 गीगावाट का प्लांट हमने लगाया, बट उसमें यील्ड उसमें आती है 13-14-15% की, विच मीन्स effective value generation out of that is about 130-40 megawatt, which is not as good. Wind की केस में वो number can go up to 21-22%. So उसकी तरफ हम जाना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि we are working on a plan where solar के ऊपर भी हम बढ़ाएंगे and we are going to basically auction 60 gigawatt of renewable capacity every single year. 50 होगा सोलर का, 10 होगा विंड के लिए। तो 10 फॉर विंड इज क्रेजी। वाई? आपने पिछले 8 साल में मिला के 5 गीगावाट आपने दिया है, जिसमें से एग्जीक्यूट 1.5 से ऊपर नहीं हुआ। आप बोल रहे हो हम साल का हम 10 गीगावाट हम देंगे। दैट्स एन इनसेन लॉट ऑफ कैपेसिटी दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। ऑफ कोर्स ऑर्डर बहुत आएंगे, ऑर्डर जाएंगे कहाँ? प्लेयर्स कितने मार्केट में? एक चाइना का प्लेयर था एनविजन उस टाइम, एक आइनॉक्स था, एक सुजलॉन था, उस टाइम मेजर यही प्लेयर्स थे मेजर, और बाकी एक आपका सीमेंस का था, सीमेंस गमीसा नाम से। सबके पास मार्केट अच्छा खासा था, आइनॉक्स के का कम था, एनविजन उस टाइम ग्रो कर रहा था, उसका थोड़ा कम था, सुजलॉन का अच्छा खासा था। और से सुजलॉन के टेक भी है, सब कुछ है, बस अपॉर्चुनिटी की कमी थी, ये मार्केट बन रहा है। अब सबसे बड़ा हर्डल क्या था? इनका कहना था कि रिवर्स ऑक्शन का एक मैकेनिज्म लगाया था, उसके बाद से ये दिक्कत हुई कि एक तरह कि बिडिंग टू द लोएस्ट, कंपटीशन इतना बढ़ जाता है, एकदम लोएस्ट बिड निकलती है। रिवर्स ऑक्शन क्या होता है कि यार एक प्राइस डिटरमिन हुआ है, फिर दोबारा पूछते हैं अब इससे नीचे किसी को लगाना है तो बताओ, फिर बोलते हैं इससे नीचे किसी को लगाना है तो बताओ। किसी को भूख यार मैं ऑर्डर तो कैसे जीतूं, तो करते हैं, एंड फिर बाद में एग्जीक्यूट नहीं हो पाते थे। पूरी इंडस्ट्री बोली बस दिस इज द प्रॉब्लम, लेट्स सॉल्व फॉर इट। फाइनली वो हुआ। इन्होंने क्या बोला? वी आर नाउ गोइंग टू डू अ क्लोज्ड एनवेलप बिडिंग। मतलब कुशल है, पुलकित है, अमन है, जयंत है, सब लोग जो भी अपनी बिड है चिट्ठी में लिख के दे दे, जो लोएस्ट होगा उसको मिल जाएगा। एंड दिस मैकेनिज्म ब्रॉट अ लॉट ऑफ सैनिटी टू द मार्केट, एंड क्लियर था कि यार मार्केट अब चलेगा। अब मैंने तब इन्वेस्ट किया था जब इन दोनों की खाली बातें चल रही थी। मेरा मानना था भाई दोनों में से एक भी चीज हुई ना, सुजलॉन के लिए तो संजीवनी बूटी है, तो शेयर 3 का 6 भी हो तो मेरा अच्छा है। तो उस हिसाब से हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, एंड लकली द थीसिस प्लेड आउट वेरी वेल। बट बियॉन्ड अ पॉइंट वो वाला गेम यहाँ पे शुरू हो गया था कि छोटा सा ऑर्डर आता है, रिपोर्ट करते हैं। एक होता है ना ऑर्डर बुक इन्वेस्टिंग का भी फ्लेवर चल गया था अभी पिछले 3 साल में, कि टीटागढ़ वैगन्स ने मेरे ख्याल से शुरू किया था कि छोटा सा कुछ ऑर्डर आता है, हम रिपोर्ट करते हैं हाँ जी ये मिल गया हमें। सुजलॉन ने भी शुरू कर दिया। 40 मेगावाट के विंड टर्बाइंस के लिए आपको कोई ऑर्डर मिल रहा है, वो एक्सचेंज में रिपोर्ट करने की चीज है, मेरे को समझ नहीं आता। 20 मेगावाट को कोई ऑर्डर मिल रहा है, हाँ जी हम रिपोर्ट कर रहे हैं, वी हैव सिक्योर्ड एन ऑर्डर फ्रॉम सो एंड सो, फ्रॉम वाइब्रेंट एनर्जी, फ्रॉम जेएसडब्ल्यू एनर्जी। 40 मेगावाट के लिए क्या रिपोर्ट कर रहे हो? ये सब चीजें होने लग गई। इट वॉज अ क्लियर रेड फ्लैग फॉर मी कि बस अब ये समझ गए ऐसे शेयर प्राइस बढ़ता है, वो वाला गेम खेलता है। एट द सेम टाइम मेरा क्लियर था ऑर्डर बुक का बना लो भैया 10 गीगावाट की, आपकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी 3.5 से ऊपर नहीं है, विच मीन्स आप ये लोगों को फिर भी बोल सकते हो कि हाँ देखो आई हैव सर्टेनिटी ऑफ बिजनेस फॉर नेक्स्ट 3 years, बट सर्टेनिटी ऑफ बिजनेस पे ग्रोथ का वैल्यूएशन नहीं मिलना चाहिए। अब वो मिल रहा था वहां पे मेरे हिसाब से, तो मैंने बोला यार निकल जाते हैं, ये कब फटेगा नहीं पता। अब वो उसके बाद 80 तक भी गया, तो लोग कह सकते हैं बेवकूफ था, ऐसा बन सकता था ऑफ कोर्स, बट आई एम नॉट एट ऑल अपसेट अबाउट दैट, क्योंकि जो जिन्होंने 80 पे इन्वेस्ट किया उनका शेयर प्राइस 50 के आसपास भी। सो मार्केट्स आर दैट वे, one should invest when they have conviction, one should exit when they do not have a conviction. You already made 10x, right? Basis your initial investment. कुछ पार्ट पे 10x बना, of course, almost 10x कुछ पे. Right. तो आपको थोड़ी रिग्रेट होगा, आपने तो ऑलरेडी होना नहीं 10x चाहिए बना दिया था. But amazing, super insightful and good thing was conversation. that at peak हमेशा नहीं था, but at peak 70% of my entire portfolio was Suzlon. I was so Wow. confident कि यार ये अच्छा करेगा. कितने स्टॉक्स में आप यूजुअली इन्वेस्ट करते हो? यार एक बार में 4-5 से ऊपर नहीं होते. Okay, so concentrated. हमेशा 20% concentrated. आपका एक Yeah. स्टॉक में ऑन एन एवरेज रहता है. बेसिकली राकेश झुंझुनवाला सर जो है उनकी एक बहुत प्यारी लाइन मुझे लगती है कि स्टॉक मार्केट में बुफे है, पेटी तो भरना है, तो देख लो आपको हर आइटम एक ही चम्मच खाना है, फिर 2-4 आइटम अच्छे से खाने हैं. तो आई एम मोर अबाउट कि 2-4 खाते हैं, ज़्यादा खाएंगे तो हाजमा खराब हो सकता है. दैट्स बेसिकली मोर अबाउट कि आप करने को आप बना सकते हो 15 कंपनी, 10 कंपनी, 20 कंपनी का, उतनी कंपनीज को ट्रैक करना, उनको अच्छे से समझना, उनके हर एक इवेंट को समझना, इट्स नॉट एन ईजी जॉब. तो व्हाई डू इट? Who's the most interesting person you met in the last 3 months and क्या सीखा वो पर्सन से? यार आई थिंक यू. अरे यार, Genuinely. you're too kind. 3 नहीं मैं 4 महीने कर देता हूँ, फिर आप. नहीं मैं आपको बताता हूँ,
स्टॉक मार्केट की बात करनी कुछ और करनी है? कोई भी आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी CA सुमित मेहता. इज अ फाइनेंस क्रिएटर आउट ऑफ गुड़गांव एंड अमेजिंग चैप, ग्रेट एनर्जी. उनसे मैंने क्या सीखा बताता हूँ. सो आपने मेरा इंस्टाग्राम जर्नी आपने शुरू कराया था, राइट? आई वेंट फ्रॉम नथिंग टू 10,000 फॉलोअर्स इन लाइक 26 days. आई वाज लाइक मजा आ गया, अब तो ये चल जाएगा. एंड मेरे लिए बहुत बड़ा था यार. आई वाज लाइक कि यार मैं 100K में कर दूंगा ना यार, इतने टाइम में. वो ऐसा लग रहा था मेरे को. फिर मिलता हूँ सुमित से. कनन बहल हमारे जो कॉमन फ्रेंड है, कनन की एक डॉक्यूमेंट्री आई है जो कि बहुत ही कमाल की है, वन फाइनेंस की ना, Yeah. आई थिंक मिस सोल्ड. अमेजिंग जॉब. तो उसकी स्क्रीनिंग थी वहाँ पे जिसमें कनन ने मुझे बुलाया था, सुमित भी आया था. सुमित वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ कनन. तो वहाँ पे सुमित ने आपका कंटेंट वगैरह देखा एंड ही गिव मी अ टिप कि यार आप ना लिंक्डइन पे कंटेंट डालते आ रहे हो, बट यहाँ पे आपका चल जरूर है, लेकिन आप बहुत तेजी से और ग्रो अप कर सकते हो, बट ये लिंक्डइन वाली भाषा से नहीं होगा, इंस्टाग्राम की भाषा अलग है. लाइक यार मतलब मेरे को नहीं पता क्या होती, बताओ. एंड आई वाज लाइक यार बंदा ज्ञान पेल रहा है. बट व्हाट ही टोल्ड मी इट ब्लू मी इंस्टेंटली. उस आदमी की खासियत है, वो एग्जांपल से आपको ऐसे समझाता है. आप बोलते हो यार सही बोल रहा आदमी. क्या बताया उसने मुझे बोला कि लिंक्डइन पे आप बोलते हो कि अगर आपके घर चूहे आ जाएं, मैं सबको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके चूहे आ जाएं, आप ये 4 चीज करो, चूहे चले जाएंगे एंड पीपल लाइक इट. इंस्टाग्राम पे सेम भाषा मेरा बोलोगे, लोग 18 रील्स तक स्किप कर चुके होंगे और वो आपका नहीं देखेंगे. भाई आदमी इंस्टाग्राम नॉलेज के लिए नहीं आ रहा है. आदमी आ रहा है जब वो थक हार के ब्रेक लेता है, आदमी लेटता है, ऐसे करके कंज्यूम उस टाइम करता है. प्लस ही वांट सम एंटरटेनमेंट, सम इमोशन, समथिंग. डिलीवर वैल्यू, डिलीवर इनसाइट्स. बट उस प्लेटफॉर्म की अगर यूज केस अलग है तो उसकी भाषा अलग होगी उस हिसाब से. तो रिजल्ट इज यहाँ पे जब सेम चीज बोलते हो तो कैसे बोलोगे, भाई मेरे घर चूहे आ गए थे, फिर मैंने 4 चीजें करी, तब जाके छुटकारा मिला. अब उसको सुनना है भाई क्या किया इसने. दैट वाज अ वेरी वेरी बिग लेसन. तो आपने कैसे चेंज किया? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है. फॉर एग्जांपल जब मैं लिंक्डइन पे लिखूंगा, व्हाट आई एम गोइंग टू से इज इट मेक्स नो सेंस. ओला इलेक्ट्रिक के नंबर कोई सेंस नहीं बना रहे हैं. आप देखो 362 करोड़ की 362 करोड़ की इन्वेंट्री मिसिंग बता रहे हैं. इट डजंट मेक एनी सेंस, राइट? यही चीज जब मैं इंस्टा पे बोलूंगा, राइट, सेम इनसाइट्स होगी, बट मैं शुरुआत कैसे करूंगा, भाई ओला में क्या झोला हो रहा है समझ ही नहीं आ रहा मेरे को. देन आई लाइक आप खुद देखो यार, 300 वैल्यू सेम है, इनसाइट सेम है, बट डिलीवरी हैज टू बी इन अ डिफरेंट मैनर. क्यों? हर प्लेटफॉर्म, मैंने बहुत बड़े लेसन उससे समझा, हर प्लेटफॉर्म की भाषा अलग है. मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुझसे ट्विटर कभी क्रैक नहीं हुआ, यूट्यूब भी क्रैक नहीं हुआ, इंस्टा कभी क्रैक नहीं हुआ. इंस्टा भी जो क्रैक हुआ है उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ है. इन द नेक्स्ट 15 odd days या 13 days I went from 10K to 100K. That was all because of Sumit. Wow. Because मेरा ऐसा मानना है कि यार कंटेंट तो मैं वही डाल रहा था, उसी लेवल का डाल रहा था, वही लेवल की रिसर्च, बट डिलीवरी में जो चेंज आया दैट वाज बिकॉज ऑफ हिम. आज के जो भी रील डालता हूँ उस पर 100K मिनिमम उस पर बन जाता है. Wow. कईयों में उससे ज्यादा ही होता है, बट 100K, और मैं दिन के में 3-4 वीडियो में डालता हूँ. तो I'm like यार दैट्स ओनली बिकॉज सुमित ने एक अच्छा लेसन मेरे को सिखाया. मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार मेरा एक तो ना आउटलुक उसने चेंज किया. मैं हमेशा बोलता है ट्विटर इज नॉट मेंट फॉर मी, एक्स इज नॉट मेंट फॉर मी. वाई? क्योंकि मैं कई बार कंटेंट डाल चुका, मेरा नहीं चलता. बट नाउ मेरा आउटलुक इज डिफरेंट. मेरे को तो लगता है एक्स आपके लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट है एंड आपकी जो टाइप ऑफ कंटेंट है ना उसमें उसके लिए सबसे ज्यादा एक्स रेलेवेंट है यार. सो मैंने अब पता है क्या सीखा है, इट्स नॉट दैट एक्स इज अ प्रॉब्लम या एक्स मेरे काम को पुश नहीं करता. इट्स जस्ट दैट मैंने एक्स की भाषा भी क्रैक नहीं करी है. दैट्स द बिग लेसन. सो अब मेरा ये मानना है ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं जो मैं क्रैक नहीं कर सकता. आई एग्री विथ यू एंड भाषा सीखनी इंपॉर्टेंट है. आई एग्री विथ यू एंड एक्स का एक्चुअली मेरे साथ तो क्या हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई, टचवुड ऑलमोस्ट एवरी, आई डोंट नो व्हाई, बट दे आर पुशिंग ऑल माय ट्वीट्स लेटली. ऐसे लगता है कुछ लोगों को तो ऐसे लगने लग गया होगा कि ये पैसे देके बूस्ट करा रहा है. ऑफ कोर्स आई हैव नेवर डन दैट, बट every tweet is like 1 lakh views, 1.5 lakh views, Lovely. 2 lakh views, and I just started monetizing from Twitter, by the way. Yeah. Just I think last month only, and I didn't know that Twitter भी पैसा देता है. And उसके अलावा like the criteria for monetizing on Twitter is कि 3 months में 5 million impressions होने चाहिए. That's the main criteria, and you should have 500 verified followers जिनके blue tick है. तो वो सब criteria होते हैं. But X में at least what has worked for me is that the more kind of stories or numbers or insights you put and write it in a very short storytelling format, that works well and that blows up well. So I think आपके type of content, the reason I told you कि it's very relevant because it's very analytical content and it's a content which will really work well on Twitter because Twitter पे वो वाली ऑडियंस सबसे ज्यादा है. मेरे को लगता है स्टॉक मार्केट वाली ऑडियंस और कंपनी एनालिसिस करने वाली ऑडियंस ट्विटर पे सबसे ज्यादा है एज कम्पेयर टू लिंक्डइन, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब ऑल्सो. इंस्टाग्राम पे ये ऑडियंस थोड़ी कम रहेगी, बट इंस्टा पे भी ऑडियंस अभी आती है जो इंसाइट्स चाहिए उनको. बट ट्विटर पे सबसे ज्यादा ऑडियंस इसकी होगी जिनको कंपनी एनालिसिस, स्टॉक मार्केट्स इसके बारे में जानना है. आई थिंक यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट. आई मीन मेरे को एक चीज बताता हूँ. सो मेरे को अभी तक इस कंटेंट जर्नी में वन ऑफ द बिगेस्ट शाउट आउट जो मिला है वो मुझे एक्स पे मिला. मैं कंटेंट इंस्टाग्राम पे डाल रहा हूँ, प्रोफेसर बख्शी का, राइट? सो प्रोफेसर संजय बख्शी जो कि फंडू प्रोफेसर के नाम से उनका अकाउंट है, ही बेसिकली मेंशन दैट फॉलोइंग दिस अकाउंट
नो बकवास एक्सेट्रा, नो कोर्सेज, ऐसे कुछ मेरे को ढंग से याद नहीं के वर्ड्स क्या थे, बट नहीं, मेरे को याद है, आई रिमेम्बर Yeah. दैट, आई सॉ योर स्टोरी So- ऑल्सो। तो उन्होंने ऐसे बताया था कि नो स्टॉक रिकमेंडेशंस, नो बकवास, नो टिप्स, नो Yeah, नो something ऐसे like ही है, that. इट्स ओनली लाइक प्योर इनसाइट्स एंड Yeah. प्योर फैक्ट्स एंड ऑल। So एंड उस टाइम पे मेरे ये बोट, ओला एंड Yeah. स्पाइस जेट, इनके ऊपर कई पोस्ट मेरे काफी Correct. वायरल हुए थे, तो शायद उन्हीं में से उन्होंने देखा होगा। बट या प्रोबेबली समथिंग फॉर मी टू वर्क आउट कि वहाँ पे क्या लैंग्वेज क्रैक करनी Yeah. है। बट I'll- अगेन सीए सुमित मेहता, amazing guy, he taught me a very big lesson which is something that is going to stay with me for a long enough time. Amazing, amazing. He's going to be very happy after watching this. So you actually give a lot of credit for people who've done something for you. So actually, that's a very good thing that you have. So kudos to you Thanks, for man. that. So a quick rapid fire karte towards the end. Okay, you just don't have to think anything, and you have to answer Acha. in one word, one sentence, whatever it is. Okay. Cool. So let's go. One Indian company you would happily hold for 20 years. JSW Energy. One DRHP that made you laugh out loud. Laugh out loud. Which really excited me was Yeah. Misho. Okay, but one DRHP that made you very surprised or shocked. Boat. One influencer you actually respect the most. I think कनन बहल। मैं आपका Okay. नाम नहीं लूंगा, आप तो सामने बैठे हो। Yeah, कनन, I know. he is amazing, please जाके उसे देखो, he is Yeah. amazing. I agree with you. I don't even call myself as a influencer, so I won't be in this category. If you could just fix one thing, or if you could give one recommendation to SEBI, what would that be? प्लीज ये जो रेड शेयर वाला जो पूरा सेगमेंट है ना, मैं रेड शेयर के लिए नहीं बोल रहा, और भी जो ऐसे प्लेयर्स हैं, इस सेगमेंट को किसी तरह से रेगुलेट करना शुरू कीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी 3 कौन सी बुक्स है जो हर एक इंडिविजुअल को पढ़नी चाहिए सो दैट दे कैन बिकम बेटर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स? मैं खाली एक ही बुक का रिकमेंडेशन सबको देता हूँ, वही वाला यहाँ पे भी दूंगा। देयर इज अ गाय कॉल्ड हावर्ड मार्क्स। हावर्ड मार्क्स इज द फाउंडर ऑफ ओक ट्री कैपिटल। दिस गाय इज गॉड, ठीक है। उनकी किताब में आपको ये नहीं बताएंगे कि ये फॉर्मूला होता है। द बुक इज कॉल्ड मास्टरिंग द मार्केट साइकिल्स, एंड एक और बुक है जिसका नाम है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये दोनों बुक्स आप पढ़ो, मैं हर किसी को बोलता हूँ, एंड उससे आपको क्या समझ में आएगा, इन्वेस्टिंग इज 10-20% अदर थिंग्स, 80% इज बेसिकली साइकोलॉजी। वो साइकोलॉजी क्रैक करना इज दिस बुक। ये किताब आप पढ़ो, यू विल बी लाइक यस, दिस इज व्हाट दिस इज अबाउट। वो वाली फीलिंग आती है। If you were in the shoes of Kushal Lodha and if you were interviewing Mr. Jayant Mundra, what is one question you would like to ask him towards the end? How do you find time to do so many things? So how do you find Genuinely. time to do so many things? यार आई थिंक आई यूज AI very extensively. There is a platform called Gemini. Gemini का एक सब्सक्रिप्शन आता है अल्ट्रा। आई यूज इट लाइक क्रेजी। इट्स अ कॉस्टली वन, हर महीने का 24,500 रुपये ऐसे कुछ लगता है। मुझे पता नहीं GST अलग से लगता है नहीं लगता, होगा तो वो भी होगा, बट पॉइंट इज इट्स अ जेम। इट्स जेमिनाई में जेम जो वो एक्चुअल में मुझे वहाँ पे नजर आता है। लोग मुझे बोलते हैं क्लॉड क्यों नहीं यूज करते एक्सेट्रा, बिकॉज मैं वही पूछने मेरे वाला था। हर एक यूज केस यहाँ हो जाता है यार। तो एक होता है ना, आपकी दुकान चल रही है, काम सारा चल रहा है, जो भी यूज केस है वो यहाँ क्रैक हो रहा है, नए यूज के सारे वो भी इजीली कर देता है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं फील होती। एंड उसके कारण मेरे बहुत सारे काम हो जाते हैं। आई यूज इट वेरी एक्सटेंसिवली फॉर रिसर्च, फॉर ड्राफ्टिंग, फॉर अ लॉट ऑफ अदर पर्पसेस, एंड इट्स अमेजिंग। सो एक चीज मैं जरूर सबको बोलता हूँ, लोग बोलते हैं कि AI का यूज कैसे करना है, मैं एक ही चीज बोलता हूँ, भाई क्यूरियस बन के रहो। सेम चीज 4 लोग मतलब कि सेम टॉपिक के ऊपर बैठेंगे, लेकिन अलग अलग आउटकम्स लेके आएंगे। दैट्स बिकॉज सवाल क्या पूछे, दैट मैटर्स। सो एक आदमी पूछेगा कि अभी नेचुरल गैस का जो चल रहा है उससे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक आदमी पूछेगा इंडिया पे तो चल रहा है, बट हाउ डज इंडिया स्टैंड वर्सेस चाइना, ब्राजील और वियतनाम, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा। वहाँ पे उसको अलग कुछ पसंद मिलेगा। फिर आदमी ये भी पूछेगा कि ओके चाइना का नंबर अलग लग रहा है, उन्होंने ये कैसे बनाया, एंड ये नंबर ओवर द ईयर्स कैसे चेंज हुआ है, फिर उसे और मिलेगा। थिंक इज आप क्या सवाल उससे पूछ रहे हो और कितने सवाल पूछ रहे हो, वो आपको बहुत ही जवाब देगा। राइट। सो इट्स मोर, अगर आप स्मार्ट हो तो आपका AI टूल भी स्मार्ट रहेगा। स्मार्ट की बात ही नहीं है, स्मार्ट तो बहुत लोग होते हैं, क्यूरियस हो या नहीं हो, खुजली होनी चाहिए दिमाग में, यार ये कैसे हो रहा है। Correct. इसके भी मेरा एक सिंपल होने सबको मैं बोलता हूँ, न्यूज भी पढ़ो तो ये कहता हूँ, बोलता हूँ कि जो भी चीज आपको बहुत अच्छी है, बहुत बुरी लगे, बहुत बड़ा है, बहुत कम लगे, उस पे एक और लेयर डीपर जाना ही है। फिर से अगर कुछ बहुत अच्छा है या बहुत खराब या बहुत बड़ा है, बहुत छोटा दिखे, फिर एक और लेयर डीपर जाना ही है। राइट। तभी आपको चीजें मिलती है। अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। बहुत मजा आया आपसे बात करके। एज ऑलवेज लाइक नहीं समझ आता है कितना टाइम फ्लो हो जाता है आपसे बात करके, एंड यू हैव बिन लाइक doing phenomenal work. Keep up the great work on Instagram. I really request you to start your Twitter journey, X journey also from today itself, and wish you all the best, and all the best for your upcoming book as well. And I'm sure this book is going to be bestseller in no time. Wish you the best for that. Thank you so much, Kushal bhai. Lots of love for you, lots of admiration, and great to be here. Thank you so much.
Thank you so much for watching this video till the end. Before we end this video, I'd like to thank Grow for being our title sponsor. With support like this, we can deliver actionable finance content to our audience. So go ahead and download the Grow app today and tell us in the comment section which guest you want so that we can invite them. Also, ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो मैंने पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चन है जो मैंने नहीं पूछने चाहिए थे, ऐसे कौन से पार्ट से आपको लगता है ट्रिम करने चाहिए थे, हमें कमेंट सेक्शन में बता देना ताकि we can give you the most value additive content. Thank you so much once again for watching this entire podcast and stay tuned for more amazing episodes of Conversation with Kushal. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.